Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel PW Commerce वाला for our class 12 students. I know मेरे प्यारे बच्चों आप लोग काफी stressed होंगे because अब तो आपका एग्जाम आ ही गया है in just next 2 days. तो आप जो परेशान हो रहे हैं यार, उस परेशानी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, क्योंकि आपकी दिव्या मैम आ चुकी हैं। और जैसा कि आप लोग चाह रहे थे, मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स देखे दैट मैम वी वांट अ वीडियो ऑफ कंप्लीट राइटिंग सेक्शन। तो यार जो मेरी दिव्या आर्मी की डिमांड होती है वही तो आपकी दिव्या मैम की कमांड है। सो आप लोगों ने ये चाहा था कि हमें कंप्लीट राइटिंग सेक्शन मिल जाए। सो योर दिव्या मैम इज बैक। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज एंड लेटर राइटिंग सब कुछ कवर करने वाले हैं इन वन गो। आई नो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम सिर्फ आर्टिकल राइटिंग क्यों, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे क्या? वी विल ऑल्सो डू रिपोर्ट राइटिंग। बट जिन्हें नहीं पता है, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में चॉइस आती है, दोनों अटेम्प्ट मत करके आना। इन दोनों में से आपका जिस पर कमांड है, जिसमें आप स्ट्रांग है, वही दोनों में से अटेम्प्ट करना। नोटिस राइटिंग अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं होगी। इन्विटेशन एंड रिप्लाई भी करना है, साथ ही साथ लेटर राइटिंग करनी है। लेटर राइटिंग में आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो लेटर टू एडिटर कर लेना या फिर जॉब एप्लीकेशन कर लेना। आपको जो इजी लगता हो वो अटेम्प्ट करना। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी एक एक राइटिंग सेक्शन के टॉपिक का फॉर्मेट, और उसके बाद हम करेंगे उनके क्वेश्चंस। तो यार और क्या चाहिए, वन वीडियो में वी विल कंप्लीट एंटायर राइटिंग सेक्शन। और हम ये श्योर करने वाले हैं, ये निश्चित करने वाले हैं, हम ये मेक श्योर करने वाले हैं कि भैया हमारे जो 18 नंबर है राइटिंग सेक्शन के, जो कि हमें फ्री के मिल सकते हैं, उसे हम गवाएं क्यों? कैसे हम ला सकते हैं बेटा ये 18 मार्क्स? एक बार पहले इनका बाइफर्केशन समझ लेते हैं। आपका जो नोटिस राइटिंग है बेटा, इतने फ्री के आपको 4 नंबर मिलते हैं। मैम आपके लिए तो बोलना आसान है, फ्री के हैं बेटा, फ्री के ही तो हैं। 50 वर्ड का लिखना है, जिसमें से कुछ लाइंस कॉमन है। दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, और इवेंट का नाम लिख दिया, बॉक्स बना दिया, बेसिक डिटेल्स लिख दी। तो ये जो 4 मार्क्स हैं ये काफी फ्री के हैं। क्यों फ्री के? हम बचपन से नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, सो इट इज नॉट वेरी टफ फॉर अस। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, इन्विटेशन की एंड रिप्लाई की। इसकी हो सकता है आपको थोड़े बहुत बच्चों को आदत ना हो, क्योंकि हमने इन्विटेशन एंड रिप्लाई छोटी क्लासेस में 8, 9, 10th या 11th में कम प्रैक्टिस किया है। बट प्लीज परेशान मत होना, ये 4 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। तो आपकी दिव्या मैम आपको आज के वीडियो में इसको कंप्लीट अच्छे से करवा देंगी। नेक्स्ट इज बेटा योर लेटर राइटिंग, जो कि आप इतने समय से करते हुए आ रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल लेटर। लेटर टू एडिटर आप बहुत टाइम से लिखते हुए आ रहे हो, 8, 9, 10 सब में हमने पढ़ा है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, वही होता है लेटर टू एडिटर। ये आता है राजा बेटा आपके पूरे कितने, 5 मार्क्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट मत करिएगा। ये है पूरे 5 मार्क्स का। अब मैं आपको बता दूं, आर्टिकल और रिपोर्ट में कोई बहुत सॉलिड फॉर्मेट नहीं होता है। जो बेसिक फॉर्मेट है वो मैं आपको बता दूंगी, किन टॉपिक्स पे हाई चांसेस है जिन पे ये पूछते हैं, वो भी मैं बता दूंगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आर्टिकल का टॉपिक तो हर किसी के लिए अनश्योर है ना। टॉपर हो गया, एक एवरेज बच्चा हो गया, हम हो गए, हमें किसी को नहीं पता क्या पूछने वाले हैं। बट हमारे पास एक अपर एज क्या है कि यार किसी को टॉपिक नहीं पता। नाउ इफ वी विल राइट डाउन दीज 3 पैराग्राफ्स विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, तो हमारे पास हाई चांसेस है 5 में से 5, नहीं तो पक्का 5 में से 4.5 नंबर हमारे फ्री के हमें मिलने वाले हैं। तो बेटा कितना हो गया, 5, 5 + 10 + 4 14 + 4 18, 18 नंबर अगर आपको लाने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, नोटिस राइटिंग। बेटा नोटिस जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं किस किस चीजों के लिए लिखा जाता है। अगर आपका स्कूल कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हो सकता है आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो, आपको सीबीएसई बोर्ड वाले बोल दें कि आपका स्कूल ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपको ये नोटिस लिखना है। नोटिस का पर्पस क्या होता है, हम एक एक बच्चे को जाके अनाउंस नहीं कर सकते कि स्कूल में ये डांस कॉम्पिटिशन है, स्कूल में ये कल्चरल इवेंट है, स्कूल में ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट है विद अदर स्कूल्स या फिर जितने भी लोकल स्कूल्स हैं उनके साथ। सो स्कूल क्या करेगा, जो हेड बॉय है, हेड गर्ल है, कल्चरल सेक्रेटरी है, हेड गर्ल, हेड व्हाटएवर, हेड बॉय, उनको क्या बोलेंगे, आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक
नोटिस लगा दो जिसमें आप सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दो ये हो रहा है, जो जो इंटरेस्टेड है वो अपने नाम दे दें। तो इसीलिए ये स्कूल के बिहाफ पे लगाया जाता है स्कूल नोटिस बोर्ड पे। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, वहां पे आपके फादर या आपके अंकल या आपके चाचू क्या हैं, सोसाइटी के आप रेसिडेंट तो हो, वहां पे रहते हो, वहां के आप प्रेसिडेंट हो सकते हो, तो आपको बोल देंगे कि आपकी सोसाइटी में ये अनाउंस कर मतलब आपकी सोसाइटी में ये ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। इट कैन बी अभी होली गई है तो होली का इवेंट हो सकता है, दिवाली का इवेंट हो सकता है, प्लांटेशन का इवेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और पोल्यूशन को दूर भगाओ। तो इस तरीके से आपको नोटिस लिखने को बोला जा सकता है। दूसरा क्या बोल सकते हैं बेटा, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी ने, जो कंपनी में एचआर है, एचआर इज ह्यूमन रिसोर्स, उन्होंने बोला है कि भैया इस जो फ्राइडे है वो फंडू फ्राइडे होने वाला है, हम लोग गेम्स भी खेलने वाले हैं, साथ ही साथ हम नोबल कॉज के लिए अच्छा काम करेंगे, वील ऑल विल कम टुगेदर एंड वी विल डोनेट फॉर द नोबल कॉज। कहीं पे फ्लड आए, कहीं पे अर्थक्वेक आया है, कहीं पे जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं उनकी मदद करनी है। तो यू कैन ऑल्सो, जरूरी नहीं स्कूल के लिए आए, जरूरी नहीं सोसाइटी के लिए आए, मे बी यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और आपको बता दिया गया आप एचआर हो, आपको उसके बिहाफ में नोटिस लिखना है, या फिर आप ठीक ठाक पोजीशन पे हो, मैनेजर हो अपनी कंपनी में, एंड यू हैव टू राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द एम्प्लॉइज एंड ऑल योर कलीग्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से बेटा नोटिस राइटिंग आती है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नोटिस राइटिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड देन आई विल हेल्प यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा प्लीज 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 मेक श्योर करना कि ये दो पॉइंटर्स जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो ये गलती नहीं करनी है। क्या है? दैट इज मेक अ बॉक्स। आप सोचोगे मैम एक बॉक्स ही तो है, अगर मैं ये भूल जाऊंगा तो मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। जी नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक बॉक्स बनाना ना भूलें। दैट इज मेक अ बॉक्स। नेक्स्ट इज डोंट एक्सीड योर वर्ड लिमिट। इसमें वर्ड लिमिट क्या होती है मैं पहले ही बता दे रही हूँ। डोंट एक्सीड योर वर्ड लिमिट, और वो वर्ड लिमिट क्या है बेटा? दैट इज 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। आपके पास एक एडवांटेज हो गया है कि भैया मुझे वर्ड लिमिट पता है और 50 वर्ड्स तो मैं यूं ही बना लूंगा। ठीक है राजा बेटा, अब जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ इसका फॉर्मेट, दैट व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट। सबसे पहले राजा बेटा इसमें आपका जो टॉप है, टॉप जो एकदम सेंटर है, उसमें आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है? आपका स्कूल हो सकता है डीएवी पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जो भी नाम उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैम नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से मान लेना, खुद से अज्यूम करके लिख सकते हो, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो स्कूल का नाम, ऑफिस का नाम आपको देंगे। उन्होंने नाम दिया है फिर भी आपने उसको चेंज करके खुद के स्कूल का पर्सनल लिख दिया नाम, बिल्कुल मार्क्स कटेंगे 100%। डू नॉट डू दी सिली मिस्टेक्स। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल लिख रहा है तो सेंट जेवियर स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, सोफिया स्कूल, सेंट पॉल स्कूल। नाउ ऑफिस लिख रहा है तो ऑफिस का नाम हो सकता है। अब ऑफिस का नाम अगेन वो आपको मेंशन कर सकते हैं, है ना, कुछ भी दे सकते हैं, XYZ टेक्नोलॉजीज, XYZ ABC कंपनी, कुछ भी नाम बना के दे सकते हैं, ज़ाइलो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस भी कंपनी के बिहाफ पे आप लिख रहे हो, जिस भी कंपनी में आप करंटली वर्क कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जहां के आप मैनेजर हो, एचआर हो, तो आपको बेटा उस कंपनी का नाम जो है सबसे सेंटर में लिखना है, बिल्कुल सेंटर में एट द टॉप, यानी कि फर्स्ट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है क्या? आपका नोटिस इन कैपिटल लेटर्स। नोटिस आता है आपका इन कैपिटल लेटर्स। डेट में मुझे बहुत बच्चे कंफ्यूज दिखे हैं और अलग अलग फॉर्मेट्स भी एक दो जगह पे देखने को मिले। क्या देखने को मिले हैं? डिफरेंट फॉर्मेट्स। कहीं कहीं पर आपको ये दिख रहा होगा कि इसी लाइन में आप डेट लिख सकते हो यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो बेटा वो भी गलत नहीं है, बिकॉज मैंने आपकी लास्ट ईयर की सीबीएसई के जो टॉपर हैं उनकी कॉपी चेक करी थी, उन्होंने डेट सेम लाइन में लिख रखा है, लेकिन लेफ्ट में लिखा हुआ है तो उन्हें पूरे मार्क्स मिले हैं। और अगर आप चाहते हो कि भैया नोटिस सेकेंड लाइन में है, डेट में थर्ड लाइन में लिखूं, आप लिख सकते हो, बट इट शुड बी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे होना चाहिए, वरना मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती हमारे बच्चे क्या करते हैं, ऑफकोर्स आपका एग्जाम 12 मार्च को है, तो बच्चे किस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं? इस तरीके से। क्या मैम इसमें मेरे मार्क्स कटेंगे? 100% आपके मार्क्स कटेंगे। दिस फॉर्मेट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, कुछ भी हो, ये फॉर्मेट में मत लिख के आना, 100% मार्क्स कटेंगे। मैम मैं इस तरह का फॉर्मेट प्रेफर करता हूँ, करती हूँ, करते हो, इसको छोड़ दो, 100% इसमें आपके मार्क्स कटेंगे। तो मैम जब मेरे सब चीजों में मार्क्स कट रहे हैं तो मुझे करना क्या है? व्हाट इज द राइट फॉर्मेट? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, दिस इज द राइट फॉर्मेट, दैट इज 12 मार्च 2026। मैंने मोस्टली जगह पे डेट 12 मार्च ही लिखी है, ताकि आपकी अभी से मेरे साथ प्रिपरेशन हो जाए, आपको समझ में आ जाए आपको पेपर में
क्या लिख के आना है? तो बेटा इसको बोलते हैं डेट इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी कि पूरी डिटेल में डेट लिखनी होती है। 12 मार्च 2026 अगर आपने वो लिखा लेफ्ट हैंड पे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट इज मेरे राजा बेटा आपकी हेडिंग। नाउ मैम वी आर कंफ्यूज, हेडिंग क्या होती है? बहुत आसान चीज है और बहुत फ्री के नंबर है। नोटिस के फॉर्मेट का 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें ये बेसिक फॉर्मेट से, बॉक्स बनाने से और ये 2-3 चीजें लिखने से, 1 मार्क डन आउट ऑफ 4। अब बेटा ये हेडिंग क्या होती है? ये हेडिंग किस चिड़िया का नाम है? आपका स्कूल जो भी इवेंट करवा रहा है, ठीक है, लेट्स से डांस टूर्नामेंट है, लेट्स से बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, तो हेडिंग क्या हो जाएगी? बास्केटबॉल टूर्नामेंट। आपकी सोसाइटी में होली का फंक्शन है, सो होली फंक्शन, होली फिएस्टा, दिवाली फिएस्टा। अगर बेटा इस तरह का नोटिस आ जाए कि कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है, आपको लोगों के लिए सामान मंगवाना है अपने स्कूल के बच्चों से, अपने ऑफिस के कलीग से, कलीग्स यानी कि जो साथ में काम करते हैं, या फिर अपने सोसाइटी के लोगों को बोलना है कि आप डोनेट करो, तो उस केस में मैं आपको एक बढ़िया सी हेडिंग बता देती हूँ, आप चिपका कर आ सकते हो, दैट इज लेंड अ हेल्पिंग हैंड। इसका मीनिंग जिन बच्चों को नहीं पता है, बहुत आसान है, मैं आपको समझा देती हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। इन 4 वर्ड से आपका जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो मैं सॉर्ट कर रही हूँ यहीं पर, आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। आओ मदद का हाथ बढ़ाओ, इन 4 शब्दों का मतलब ये होता है, मैंने 6-7 क्लास में खुद से बना के लिख दिया था व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड, लेंड अ हेल्पिंग हैंड। माय टीचर वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज कि 6-7 क्लास के बच्चे ने बढ़िया सब खुद से बना के लिख दिया है, और ये आज नहीं लिखा है, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कितने साल पहले की बात है। तो यार ये बहुत ईजी है, इट वर्क्स विद ऑलमोस्ट ऑल द नोटिसेस, जहां पर आप किसी को बोल रहे हो कि यार इनके लिए मदद करो, डोनेट करो, कपड़े डोनेट करो, पैसा डोनेट करो, वाटर बॉटल दो, बैग्स दो, जहां पर भी बच्चे हैं, परेशान हैं, अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, तो आप ये लिख सकते हो लेंड अ हेल्पिंग हैंड। अब ये सोसाइटी के लिए भी लिख सकते हो, स्कूल के लोगों के लिए भी लिख सकते हो, बच्चों स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ ऑफिस के कलीग्स के लिए, सबके लिए काम करेगा। आओ मदद का हाथ बढ़ाओ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, सामने वाले की एज क्या है। सो इस तरह से आपकी हेडिंग होती है, होली फिएस्टा हो सकती है, कल्चरल इवेंट हो सकता है। नाउ इज बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर का मतलब क्या है? बॉडी का मतलब हो जाता है बेटा यहाँ पे, दैट इज द मेन पार्ट की बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि बॉडी ऑफ नोटिस की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द नोटिस ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब और कुछ नहीं होता है, इट सिंपली मीन्स कि जो भी आप कंटेंट लिखने वाले हो उसके अंदर। अब मेरे राजा बेटा आपका कंटेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स मेरा कंटेंट क्या होगा? दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। बस यही होता है मेरा जो मेन कंटेंट है, इसी को मैं क्या बोलती हूँ? बॉडी ऑफ नोटिस बोल लो। ठीक है, तो इसमें आपका कंटेंट आ गया। नेक्स्ट इज द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन। तो आप अपना सिग्नेचर कर देना। क्या मैं अपना सिग्नेचर एज दिव्या करूंगी? नहीं, उन्होंने मुझे बोला क्वेश्चन में कि आप क्या हो? राहुल हो, तो मैं यहाँ पे जो सिग्नेचर करूंगी वो राहुल के करूंगी, नाम जो लिखूंगी वो भी राहुल लिखूंगी। अब बात करते हैं मैम डेजिग्नेशन क्या होता है। उन्होंने सवाल में दे दिया आप हेड बॉय हो अपने स्कूल के, हेड गर्ल हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो, तो वो लिखोगे। उन्होंने लिख दिया आप मैनेजर हो जाइलोम कंपनी में, जाइलो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में, जो भी पोजीशन दे दी। मुझे उन्होंने बोला कि आप हेड बॉय हो, तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या लिख दूंगी? हेड बॉय। हेड गर्ल देंगे तो मैं हेड गर्ल ही लिखूंगी, मैनेजर देंगे तो मैनेजर लिखूंगी, एचआर बोलेंगे तो एचआर लिखूंगी। सो ये बेटा आपका क्या होता है? बेसिक फॉर्मेट। आई होप अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। यहाँ से मैं इसको इरेज कर रही हूँ, दैट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। क्या हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं? इज दैट ऑल? नहीं, 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगी। दिस वाज जस्ट द बेसिक फॉर्मेट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी क्वेश्चन, जिस तरह के सवाल आपके बोर्ड्स में यूजुअली पूछे जाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो बेटा सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आप क्या हो? द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क जो है वो होली फिएस्टा करवा रहा है। होली अभी निकली भी है, सो यू नेवर नो, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो होली का इवेंट हो रहा है आपकी सोसाइटी में, जहां पे फ्लैट्स में आप रहते हैं। आप क्या हो? उस कंपनी के, सॉरी उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो, ऑफ द एसोसिएशन हो। ठीक है, आपको पता होगा हर सोसाइटी में जहाँ पे फ्लैट्स वगैरह होते हैं तो वहां पे कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है जो चीजों को मैनेज करता है, संभालते हैं। तो आप क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन है। आपको क्या करना है? उस सोसाइटी में, आपकी जो सोसाइटी है ग्रीन पार्क, उसमें रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी लोग उसमें रहते हैं, उसको रेसिडेंट्स बोलते हैं, उनको बेसिक डिटेल्स देनी है और उन्हें इनवाइट करना है फॉर द अपकमिंग होली फिएस्टा। सो आप कैसे इनवाइट करोगे, इसी के बारे में आपको नोटिस लिखना है।
उन्होंने अब आपको बोला है गिव ऑल दी अदर एसेंशियल डिटेल्स टू। तो आप ग्रीन पार्क में रहते हो, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप वहां के प्रेसिडेंट हो, ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दे दी है। इसके अलावा, इन 3 के अलावा होली फेस्टा इवेंट कब होने वाला है, आपको किस टाइमिंग पे लोगों को बुलाना है, इज इट गोइंग टू बी ड्राई होली, सिर्फ गुलाल से खेलने वाले हो या फिर रेन शावर भी होने वाला है, ये बेसिक डिटेल्स उन्होंने आपको खुद से ऐड करने को बोल दिया है। सो नाउ यू हैव दैट अपर हैंड, आपके पास फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से बेसिक डिटेल्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि सवाल यानी कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बनाया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव मेड दी बॉक्स। मैंने बॉक्स बना दिया मेरे हाथ में, मैंने अपने आधे नंबर पक्के कर लिए। अब ये मत करना बॉक्स बना के खाली छोड़ के आ जाओ अंदर का, बहुत ईजी है, लिख कर आना। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है बेटा, रेसिडेंट्स। कौन कर रहा है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मुझे दिमाग नहीं लगाना, नाम इन्होंने दिया हुआ है, मैं एज इट इज चिपका दूंगी, दैट इज रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट लाइन में सेकंड में लिखना, कैपिटल में नोटिस लिख दिया। ठीक है, मैं अपने मार्क्स पक्के कर रही हूँ। क्या मैम मैंने यहाँ पे जो डिसाइड करा था, बताया था, इस तरीके से लिख दूं क्या, बिल्कुल गलत है, मार्क्स कट जाएंगे। इस तरह की फालतू सिली मिस्टेक मत करना। जो फॉर्मेट मैं बता रही हूँ 12 मार्च 2026 फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट लिख कर आना। नेक्स्ट इज राजा बेटा होली फेस्टा। क्यों मैंने होली फेस्टा लिखा है, बिकॉज मुझे हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग हम अभी पढ़ चुके हैं, जो भी इवेंट हो रहा है उसको लिख दो, वो आपकी हेडिंग बन सकती है। ठीक है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट है तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, सिंपल सोबर होली फेस्टा। अब 2 तरीके होते हैं आपको अपने नोटिस को स्टार्ट करने के, मैं दोनों बता देती हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा लाइंस। जब भी स्कूल का नोटिस बोर्ड आए, स्कूल का नोटिस आए कि भाई आप स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिख रहे हो, तो आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म, क्या लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स of our school क्या लिखोगे, स्टार्टिंग की लाइंस दे रही हूं प्रॉपर जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ये बेटा मैंने आपको स्टार्ट करने के लिए 2 लाइन दे दी, मेरा तो लंबा था, आपके लिए लगभग 2 लाइनें हो जाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग आप ट्राई करना, ऑर्गेनाइजिंग एक साथ आ जाए। अब जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप डायरेक्ट उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, और क्या लिखोगे, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो स्कूल वाला नोटिस भी मैंने आपको करवा दिया। हमने कैसे स्टार्ट करा है, the residents welfare association is organizing a holy bash. Holy bash is nothing but holy party in the colony as per the following details. अगर अब आप चाहो जो लाइंस मैंने आपको दी हैं आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो राजा बेटा, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द रेसिडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मत लिखना, रेसिडेंट्स की बात हो रही है। दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ग्रीन पार्क दैट रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली बैश। इस तरीके से भी बना सकते हो, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड आई विल चेंज दैट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक हैं। ये बेसिक जो है मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूं। अब मैं आपको डेट के बारे में बेटा कुछ चीज समझाना चाहती हूँ जहां पर बेसिक हमसे गलती हो जाती है, जो हमें अवॉइड करनी है। मैम 2007 में टाइम ट्रैवल करके लेके जा रही हूँ क्या, नहीं लेके जा रही राजा बेटा। यहाँ पे हमने जो हेडिंग दी है, दैट इज जो डेट दी है, दैट इज 12 मार्च। 12 मार्च किसकी डेट है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो। मैंने यहाँ पे 12 मार्च क्यों लिखा है, क्योंकि आपका एग्जाम इस दिन है तो आप इसी दिन नोटिस लिख रहे होंगे। अब 12 मार्च को आप एज प्रेसिडेंट नोटिस लगा रहे हो, तो क्या 12 मार्च को ही होली होगी, नहीं बेटा। आप 3, 4, 5 दिन पहले तो सामने वाले को इन्फॉर्म करोगे ना अबाउट द इवेंट। तो यहाँ पे अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपन डेट लिख लेते हैं 17 मार्च। यहाँ हम डेट लिख लेते हैं 17 मार्च। अगेन लिखो फुल एक्सटेंडेड फॉर्मेट में 17 मार्च 2026, 17 मार्च 2026 हमारी डेट हो गई। फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना। गलती से तुम सोचो कि यार यहाँ पर मैं ऐसे लिख कर आ जाऊँ, मैं मार्क्स मिल जाए, नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, फालतू में मार्क्स मत कटवाना। अब 12 मार्च को आप नोटिस लिख रहे हो तो इवेंट के लिए 3 तारीख को मत बुला लेना, अगेन मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट क्या डिटेल्स देते हैं, डेट,
कब से कब तक खेली जाएगी होली भैया, टाइम बताना पड़ेगा। 9 AM to 5 PM। कहाँ खेली जाएगी? वेन्यू ग्रीन पार्क क्लब। सोसाइटी में बेटा क्लब्स बने होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उनका नाम होता है। सोसाइटी का नाम क्या है? ग्रीन पार्क। खेली कहाँ जाएगी? वेन्यू क्या है? लोकेशन ग्रीन पार्क क्लब में खेली जाएगी। सोसाइटीज में इस तरह के क्लब्स नीचे बने हुए होते हैं फॉर ऑल दीज दिवाली एंड होली इवेंट्स। नाउ अगर ये स्कूल का होता नोटिस तो हम क्या बोलते हैं? द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, रेसिडेंट्स लिखेंगे। सोसाइटी वाले क्या होंगे? रेसिडेंट्स होंगे जो वहां रहते हैं। द रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा? +1 भी बोलते हैं। +1 यानी कि आप अपने पार्टनर को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को जरूर अपनी फैमिलीज को लेकर आइएगा और इस शाम में और इस इवेंट में और ज्यादा रंग भरिएगा। तो ये ब्यूटीफुल लाइन आप चाहो तो खुद से ऐड कर सकते हो, क्योंकि होली की बात हो रही है। चाहो तो इतनी टफ लाइन आप स्किप भी कर सकते हो टू अवॉइड एनी ग्रामेटिकल एरर। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमें आपका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने हमें बताया है हमारी पोस्ट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। तो यानी कि नाम यहाँ पे हम खुद से अज्यूम कर सकते हैं। रवि क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको समझाया था दिस इज फॉर दी सिग्नेचर। तो एक बार हम सिग्नेचर करते हैं, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से हल्का फुल्का साइन वाली उसमें भी चल जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। रवि हो गया। देन नेक्स्ट लाइन में फुल नेम रवि कुमार, प्रेसिडेंट RWA। RWA क्या है बेटा? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। डेजिग्नेशन उन्होंने हमको दी है। अगर मैं चाहकर यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह हेड बॉय कुछ करना चाहूँ, कल्चरल हेड लिखना चाहूँ, नहीं लिख सकती हूँ, मार्क्स कट जाएंगे। नाम मेंशन नहीं था तो हमने खुद से बना लिया। नाम मेंशन होता कि माय नेम इज शुभम, सो आई विल स्टिक टू शुभम, वी कैन नॉट चेंज दैट। तो ये बेसिक इस तरह से हम नोटिस लिखते हैं, चाहे आपका स्कूल का हो, स्कूल में आप लिख देना दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ बास्केटबॉल टूर्नामेंट with all the others with all the other branches in India. The details are as follows। क्या डेट है? डेट 12 तारीख को लिख रहे हो तो मैच ऐसे ही होगा 18-20 तारीख को। तो मैच की डेट क्या है? 20 मार्च 2026। टाइमिंग क्या है? 8 AM to 2 PM। वेन्यू क्या होगा? स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन बिफोर। डेट भी दे सकते हो कि भाई 12 मार्च को हम लिख रहे हैं, 15 मार्च तक हमको अपनी फाइनल नाम आपके चाहिए अगर आप बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड हो। तो इस तरीके से हम स्कूल के लिए नोटिस लिखते हैं, इस तरीके से हम सोसाइटी के लिए लिखते हैं। मैम अगर हमारे पास कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स बैग या तो गुम गया है या फिर आपको किसी का स्पोर्ट्स बैग मिला है, तो दोनों ही केसेस में नोटिस इस तरीके से नहीं लिखा जाता जैसे हमने यहाँ लिखा है। द बेस्ट पार्ट इज फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है, कंटेंट यानी कि जो बॉडी ऑफ द नोटिस है, वो यहाँ पर चेंज होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। क्वेश्चन says you are Parth Sarthi Mishra, you are the head boy of St. John's High School। St. John High School के आप हेड बॉय हो। उन्होंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी हैं, उन्होंने मेंशन कर दिया डलहाउसी। अब मैं कुछ भी खुद से एक्स्ट्रा नहीं लगा सकती, आई कांट चेंज द नेम, डेजिग्नेशन, नथिंग। सो यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग अ स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड ऑन दी स्कूल। आप हेड बॉय हो, आपको बोला गया आप नोटिस लिखो, नोटिस बोर्ड पे लगाओ। और क्या मिला है बेटा? मिला क्या है आपको? एक स्पोर्ट्स किट बैग मिला है। कहाँ पर मिला है? वो स्कूल प्लेग्राउंड में। तो आपको एक नोटिस लिखना है कि भाई जिसका भी है प्लीज आकर मुझसे कलेक्ट कर लें। अब बेटा कोई गलत इंसान भी आकर ले सकता है, जिसका हो सकता है वो बैग हो ही ना, तो आपको ये भी तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार राइट पर्सन आके आपसे ले। सो आपको जो है नेसेसरी डिटेल्स डालनी होगी कि उसमें ना ये कॉपी के अंदर ये नाम लिखा हुआ है, क्लास 9th का स्टूडेंट है, उसका नाम शुभम गुप्ता है। तो आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो ऐड करनी होगी। किस कंपनी का बैग है, किस कलर का बैग है, किस साइज का बैग है, स्कूल प्लेग्राउंड में किस तारीख को मिला है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको देनी होगी सो दैट जिसका भी बैग खोया है वो आपसे आकर अपना बैग कलेक्ट कर ले। सो नाउ हाउ वी विल राइट द नोटिस। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक द बॉक्स, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा मत लिखना। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल और द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखूंगी? क्या लिखूंगी यहाँ पे? मेरे स्कूल का नाम है सेंट जॉन्स हाई स्कूल, सेंट जॉन्स हाई स्कूल डलहाउसी। तो मैंने ये जो बेसिक डिटेल थी वो यहाँ पे ऐड कर दी है टॉप पे एकदम सेंटर में। नेक्स्ट इज कैपिटल में मुझे लिखना है नोटिस, मैं लिख चुकी हूँ यहाँ पे। अपने आधा नंबर अपन पक्का करते
जा रहे हैं, वेरी इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट इज राजा बेटा आपका 12 मार्च 2026, अगेन डेट इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म, लेफ्ट साइड पे आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहाँ लिखी है, नोटिस की नेक्स्ट लाइन में, लेकिन लेफ्ट साइड पे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ भी लिख रखी, हमें भी जब पढ़ाया जाता था तो हम भी इस लाइन में लिख कर आते थे, बट बहुत सारी कॉपीज में मुझे थर्ड लाइन में भी डेट देखने को मिली है। डू नॉट फॉरगेट कि एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखना है, उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो। मैंने हर जगह ऑलमोस्ट 12 मार्च लिखा है, मोस्ट ऑफ द जगहों पर, क्योंकि उसी दिन आपका एग्जाम है, उसी दिन आप ये लिख रहे होंगे। नाउ व्हाट विल बी द हेडिंग, अगर लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आए, कंफ्यूज मत होना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। फाउंड अ स्पोर्ट्स किट बैग, क्या मैंने खुद से बनाया, नहीं, स्पोर्ट्स किट बैग दिया हुआ है, मुझे मिला है तो फाउंड लिखूंगी। अगर आपका खो गया होता तो भी परेशान नहीं होना है, तो आप क्या लिखोगे, लॉस्ट अ स्पोर्ट्स किट बैग। बहुत ये नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, हेडिंग में 5 मिनट वेस्ट कर दिए, नहीं यार, 5 से 7 मिनट में तो पूरा नोटिस ही कंप्लीट हो जाता है, इट डजंट टेक दैट मच टाइम। कैसे लिखते हैं बेटा, अ स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन 11th मार्च 2026। चाहो तो उस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट अ स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन 11th मार्च। चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो रहा है उससे, इसीलिए मैंने वो लाइन यहाँ पे स्किप करी है। ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, रिसेस पीरियड क्या होता है, लंच पीरियड में ये मिला है, बताना पड़ेगा कब मिला है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेट बता रहे हो, टाइम बता रहे हो और जगह बता रहे हो कहाँ पे मिला है। एनीवन हु हैज मिसप्लेस, जिसने भी अपना बैग खोया है, मिसप्लेस हुआ है, कौन से कलर का है बेटा, यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया, ग्रे स्पोर्ट्स बैग, मैंने डिटेल मेंशन कर दी, और क्या मेंशन कर दिया, बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं, ह्यूज पॉकेट्स हैं उसके अंदर, can collected from the undersigned within 2 days, that is by 15th March 2026। अब देखो मेरी डेट्स पे बड़ा ध्यान देना, गौर करना। 12 मार्च को आपने क्या लिखा, नोटिस लिखा। अब मैं ये लिख सकती हूँ कि बैग मुझे 15 मार्च को मिला था, नहीं बेटा, एटलीस्ट 1 या 2 दिन पहले की डेट होगी, क्योंकि बैग तो उसका पहले खोया होगा, आपको पहले मिला होगा। नोटिस आप सेम डे लिख रहे होंगे या नेक्स्ट डे लिख रहे होंगे, तो 11 को हमें बैग मिला, 12 को हमने नोटिस लिखा है। आप भैया आज हम नोटिस लिख रहे हैं, अगले 2 दिन में या 3 दिन में हमसे इसको याद से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, 13 और 14 तो मैक्सिमम आप 12 तक हमसे, सॉरी 15 तक हमसे कंप्लीट कर ले लो। यहाँ पे चाहो तो विद इन 3 डेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 2 डेज करा है तो यहाँ पे लिख देना बाय 14th मार्च। तो ये जो बेसिक बेटा मैथ है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन क्या है भैया, खोया 11 को है, नोटिस 12 को लिख रहे हैं, तो अगले 2 या 3 दिन में आप जिसका भी बैग खोया है वो मुझसे कलेक्ट कर लें आके। हमने क्या क्या डिटेल्स दे दी बेटा, 11th मार्च को जिसका बैग खोया है, रिसेस पीरियड यानी कि क्या होता है इसका मतलब, लंच पीरियड। आपको 2 चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, रिसेस लंच एक लिखना बहुत है। जिसका भी मिसप्लेस हुआ है, क्या, ग्रे स्पोर्ट्स बैग जिसमें बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं, और कहाँ से हुआ है, प्लेग्राउंड में मिला था। तो जिसको भी लेना है अगले 2 से 3 दिन में आके ले लेना। फ्रॉम दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड क्या है, पार्थ, साइन कर दिया हमने, पूरा नाम क्या है, पार्थ सारथी मिश्रा, लिख दिया हमने पूरा नाम, पार्थ सारथी मिश्रा, हेड बॉय, क्योंकि दैट इज दी डेजिग्नेशन यानी कि आपकी स्कूल में, कंपनी में आपकी क्या पोस्ट है वो आपको मेंशन करनी होगी। तो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस, एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सॉल्व 2 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ नोटिस राइटिंग। तो अब इसके बाहर से कोई चांसेस नहीं है, लॉस्ट एंड फाउंड कर लिया, स्कूल का डिस्कस कर लिया, सोसाइटी का आएगा तो वो भी डिस्कस कर लिया। बेटा ऑफ कोर्स दे विल चेंज द नेम्स, ऑफ कोर्स दे विल चेंज द टॉपिक ऑफ द नोटिस राइटिंग, लेकिन पूछेंगे तो यही ना कि कंपनी में हो, कंपनी में ये इवेंट हो रहा है, आपका बैग गुम गया, आपका फोन गुम गया, या फिर आपके इसमें ये फंक्शन है, लोगों को इन्वाइट करो। इन तीनों चारों के बाहर से वो कुछ नहीं पूछने वाले हैं। सो यू कैन स्टिक टू द फॉर्मेट एंड द बेसिक लाइन्स, उसके अलावा थोड़ी बहुत डिटेल्स चेंज कर लेना, यू विल गेट 4 out of 4। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है, बट आपको लेटर टू एडिटर टफ नहीं लगना चाहिए। लेटर टू एडिटर आप बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज जिसमें आप टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू के एडिटर को लेटर लिख के बताते हैं कि ये समस्या हमारे देश में चल रही है। नेक्स्ट इज जॉब एप्लीकेशन, जिसकी आपको बहुत ज्यादा आदत नहीं है, इसीलिए बच्चों को टफ लगता है। जॉब एप्लीकेशन यानी कि जॉब लेटर होता है ये बेसिकली, जिसमें आपको ये एक अखबार में इश्तिहार आया है, एडवर्टीजमेंट आई है, उस जॉब में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप सामने वाले को लेटर लिख रहे हो कि भैया मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और प्लीज मेरा
CV या मेरा बायोडेटा या मेरा रिज्यूमे, याद से आप देख लेना, मैं उसको अटैच कर रहा हूँ या अटैच कर रही हूँ। तो ये बेसिक डिटेल हमें ऐड करनी होती है। नाउ बिफोर वी मूव एंड जंप टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स, फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मेट। फॉर्मेट अच्छी और खास बात ये दोनों लेटर्स का सेम रहता है। तो एक बार पहले इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लगभग 1 नंबर आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट का होता है। सो व्हाई नॉट गेट दिस दिस फ्री 1 मार्क। तो लेट्स फोकस हियर। सबसे पहले बेटा लेटर में आता है सेंडर्स एड्रेस। अब मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम सेंडर कौन होता है? सेंडर यानी कि आप हैं जो उस खत को लिख रहे हैं। हाई चांसेस हैं वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे, यू आर रिया अ रेसिडेंट ऑफ 54A करोल बाग दिल्ली। तो भैया आप रिया हो, आप ये लेटर लिख रही हो, तो आपका एड्रेस क्या है? व्हाट इज योर एड्रेस? 54A करोल बाग दिल्ली, 54A करोल बाग दिल्ली। तो भैया आपको अपना पर्सनल एड्रेस लिखने को कोई नहीं बोल रहा है, हाई चांसेस है वो क्वेश्चन में देंगे। और बेटा लेट्स से नहीं दिया तो क्या मैं परेशान हो जाऊं, अपना पर्सनल एड्रेस लिखूं? मत लिखो, खुद से अज्यूम कर लो, नहीं दिया मैं कुछ भी बना लूंगी। 12A मालवीय नगर दिल्ली, 12A रजौरी गार्डन दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ, बलिया, जो भी आपको सूझ रहा है, क्लिक हो रहा है, वो तभी बनाना इफ दे हैवंट गिवन दैट इन द क्वेश्चन। नाउ कम्स द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे जो है बहुत इजी लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज द डेट। मैम क्या करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी होती है और यहां पे मैं लिख रही हूँ दिस ग्रीन लाइन डिनोट्स लीव अ लाइन। मैं वहां पर लिख नहीं सकती थी बेटा क्योंकि फॉर्मेट खराब हो जाता। बहुत सारे बच्चे सेंडर्स एड्रेस के नीचे लीव अ लाइन लिखकर आ जाते हैं, फिर वो नहीं करना है। इस एरो का मतलब है लीव अ लाइन। नेक्स्ट इज राजा बेटा आपकी डेट आती है इसके बाद। अब डेट में अगेन आपको क्या करना है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट आएगी, दैट इज 12 मार्च 2026। मैम अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तरह शॉर्ट फॉर्म में अगर आप डेट लिखने का सोच रहे हो तो अभी स्किप कर देना, बिल्कुल गलत है, मार्क्स कटेंगे। 12 मार्च 2026। अब अगेन क्या करना है, आफ्टर दैट लीव अ लाइन, एक लाइन हमने छोड़ दी। उसके बाद क्या आता है राजा बेटा, देन वी विल हैव इज रिसीवर्स एड्रेस, देन वी विल हैव इज रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है? जिसको आप खत लिख रहे हो। मैम किसको लिख रहे हैं? बेटा लेटर टू एडिटर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? बेसिक पता होना चाहिए एडिटर के आगे यहाँ पे द लगता है, द एडिटर। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसको लिख रहे हो तो ये मत कर देना एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, अ टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये बेसिक मिस्टेक्स करके क्यों मार्क्स कटवाए? तो भैया ये क्या है, द एडिट द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली वाले को ही लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया राजा बेटा? ये हो गया मेरा रिसीवर्स एड्रेस कंप्लीट। अगेन देन इट सेज लीव 1 लाइन, मैंने एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद हम बनाएंगे अपना सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे राजा बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा आपका शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। बिल्कुल कोशिश करना कि मैक्स टू मैक्स एक लाइन में कंप्लीट हो जाए, 5 6 7 वर्ड में सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के बारे में आप लेटर लिख रहे हो। अगर लेट्स से आपकी सोसाइटी में ईव टीजिंग होना स्टार्ट हो गई है, ईव टीजिंग यानी कि लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, आपने अपनी बालकनी से घर की नोटिस करा, तो देयर वर फ्यू यंग गर्ल्स जो पढ़ाई करके अपनी आ रही हैं स्कूल से, अपनी काम से, कोचिंग से, एंड देयर आर फ्यू बॉयज जो ईव टीजिंग कर रहे हैं, कुछ कमेंट पास कर रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं, तो ये ईव टीजिंग का पार्ट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ईव टीजिंग इन आर सोसाइटी, इन आर सोसाइटी, सोसाइटी का नाम लिख दो, इंक्रीजिंग ईव टीजिंग इन आर लोकेलिटी, या फिर इन आर सोसाइटी का नाम लिख दो, इन आर ग्रीन पार्क सोसाइटी। जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं दिया है तो ही खुद से बनाना, अदरवाइज स्टिक टू दैट। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया बेटा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। उसके बाद आता है जी सैल्यूटेशन। अब बच्चे सोचते हैं सैल्यूटेशन क्या होता है, कोई बहुत बड़ी चिड़िया का नाम है? जी नहीं बेटा, कुछ नहीं है सैल्यूटेशन। सर और मैम, मैम की स्पेलिंग, जो बच्चे MAM लिखते हैं मार्क्स कटेंगे, इंग्लिश की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। मैडम आप बिल्कुल लिख सकते हो MADAM, MA' इज मैम, या फिर सर। अब बेटा इसके बाद चालू होता है दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें आप बता रहे हो कि समस्या क्या है,
व्हेन यू आर राइटिंग लेटर टू एडिटर, लेट मी गिव यू फ्यू गुड लाइंस जो कि आप आराम से बिना किसी हिचक के अपने पेपर में यूज करके आना। एंड स्टार्टिंग के एटलीस्ट मैं आपके 2 मिनट तो बचा ही लूंगी क्योंकि फॉर्मेट आपका मैंने सॉर्ट कर दिया है। एंड स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की 2-3 लाइनें भी मैं आपको दे देती हूँ। आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम, through the esteemed column, through the esteemed column of your reputed newspaper। मैं आपके न्यूज़पेपर, जो इतना रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो ये कॉलम छपता है जहां पे मेरा आर्टिकल छपेगा, लेटर छपेगा, सो उसके माध्यम से जितने भी लोग हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कंसर्न पर्सन है, कंसर्न अथॉरिटीज है, उन सबका ध्यान इस मुद्दे पे लाना चाहता हूं या चाहती हूं। तो मैं क्या लिखूंगी, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ। अब आप चित्र नहीं बना रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, लोगों का अटेंशन चाह रहे हो। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कंसर्न यानी कि जो इस मुद्दे पर एक्शन ले सकती हैं, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अटेंशन टूवर्ड्स, टूवर्ड्स के बाद मैं छोड़ रही हूं, आपको डॉट डॉट नहीं छोड़ना है, टूवर्ड्स जो भी मुद्दा है, टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग ईव टीजिंग इन आवर ग्रीन पार्क सोसाइटी। तो देखो मैंने तो हमारी स्टार्टिंग की एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 लाइनें तो यहाँ पे सॉर्ट कर दी हैं। ये बिल्कुल आप लेटर टू एडिटर में लिख के आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं, चाहे कोई भी लेटर टू एडिटर हो, जॉब एप्लीकेशन नहीं, लेटर टू एडिटर। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की क्या दे दी राजा बेटा, स्टार्टिंग की 3 लाइन्स दे दी है, इसको आप लर्न कर लो। ठीक है, अब लर्न नहीं है तो बैठ के रट्टा मारो, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए 3 लाइनें याद करने में। मतलब क्या है, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ आपकी जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है उसमें जो कॉलम है जहां पर ये अखबार में ये लेटर या आर्टिकल छपने वाला है, तो उसके माध्यम से मैं आपके अखबार के माध्यम से जितनी भी कंसर्न लोग हैं गवर्नमेंट बॉडीज में, जो अथॉरिटीज जो इस पे एक्शन ले सकते हैं, उनका ध्यान चाहती हूं इस मुद्दे पर। बस ये आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज दैट बेटा योर मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या होता है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जहां पर आप बता रहे हैं कि समस्या मेन है क्या, लड़कियों के साथ क्या दिक्कत है, क्या सेफ्टी कंसर्न वो महसूस करती हैं। और साथ ही साथ बेटा कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप अपने सजेशन दीजिए, सिर्फ मुद्दा या प्रॉब्लम लिखकर छोड़ मत दीजिए। आप एज अ रेसिडेंट आप देख रहे हो लड़कियों को क्या दिक्कत आ रही है, व्हेन दे आर कमिंग इन इवनिंग दे डोंट फील सेफ, सो व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी दी सजेशन और एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू कंसर्न अथॉरिटीज। आप ये लिख सकते हो दैट यू नो a police van should be placed near our society or near that particular चौराहा after 6 PM, या तो 24/7 होनी चाहिए, if not 24/7 at least after 6 PM a police van should be placed near our society, so that whenever the girls come after working, after from you know when they are coming after completing their school, their coaching, or when they are returning from their work, they should feel safe। goons किसको बोलते हैं, गुंडों को इंग्लिश में बोलते हैं goons। तो जिन्हें नहीं पता इसकी स्पेलिंग, मैं भी आपको यहाँ पे ये भी दे देती हूँ, goons। तो जो गुंडे या फिर जो बेकार लोग हैं जो उन्हें छेड़ रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको डर होगा दैट पुलिस इज स्टैंडिंग देयर, सो गूंस विल आल्सो स्टे अवे एंड द गर्ल्स विल फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ। तो ये वन ऑफ दी सजेशंस हो गया कि ये कंसर्न अथॉरिटीज कर सकती हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर सोसाइटी गेटेड सोसाइटी नहीं है, कोई भी आ जाता है बिना एंट्री के, बिना परमिशन के, सो आप क्या लिख रहे हैं गवर्नमेंट को, कंसर्न अथॉरिटीज को, व्हाट वी कैन डू इज काइंडली मेक आवर सोसाइटी अ गेटेड सोसाइटी and if a watchman and place a watchman at the gate so that nobody can enter our society without permission। तो छेड़छाड़ी ऑफ कोर्स कम होगी, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं सिर्फ वही आएंगे, कोई भी बाहर का लोकल आके नहीं, भैया पार्क में टहलने आ रहे हैं आ गया। तो बेटा इन तरह के सजेशंस देना जरूरी होते हैं व्हेन इट कम्स टू योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। और लास्ट के लिए मैं आपको एक और लाइन दे देती हूँ जो आराम से आप यूज करके आ सकते हो विदाउट थिंकिंग मच। जब आपने सजेशन वगैरह सब कुछ लिख ली है, क्या होता है वो, I hope my words will find a suitable place in your newspaper। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मेरे शब्दों को आपके न्यूज़पेपर में जगह मिलेगी, यानी कि आप इन्हें जरूर प्रिंट करेंगे। I hope my words will find a suitable place in your newspaper।
तो बेटा ये कुछ लाइनें आप आराम से लिख सकते हो विदाउट थिंकिंग मच. इट विल सेव योर टाइम, नथिंग एल्स. आई होप माई वर्ड्स विल फाइंड अ सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर. तो मैंने आपको स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए भी कुछ लाइंस दे दी हैं और एंड करने के लिए भी लगभग 1 से 2 लाइनें दे दी हैं. कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ये बिल्कुल कहाँ आता है, लास्ट लाइन होनी चाहिए बेटा. ये तो कंफ्यूज मत होना कि सजेशन से पहले ही आपने चिपका दिया कि भाई सजेशन से पहले आई होप माई वर्ड्स विल फाइंड अ सूटेबल प्लेस. नहीं, बिल्कुल लास्ट लाइन होती है. उसके बाद आता है योर्स ट्रूली, आपका सिग्नेचर यानी कि आपका नाम. तो अब नाम उन्होंने दिया हुआ है शुभम, तो शुभम लिखो. नाम दिया हुआ है राहुल, तो राहुल लिखो. राज दिया हुआ है राज लिखो. रिया दिया हुआ है रिया लिखो. वट एवर द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन. नहीं दिया हुआ तो खुद से अज्यूम करके बनाकर लिख देना इफ इट इज नॉट गिवन. सो नाउ वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट. इट्स टाइम फॉर अस टू डिस्कस द क्वेश्चन. अब यहाँ पे इन्होंने हमें नाम क्या दिया है मैं पहले ही मार्क कर देती हूँ. यू आर कविता स्लैश कैलाश. लड़के जो है वो कैलाश लिख लेना, लड़कियां कविता लिख लेना. यू आर रेसिडेंट ऑफ 45 रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली. मैंने रजौरी गार्डन सोचा था और वही एड्रेस आ भी गया. यू आर कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ स्क्रीन एडिक्शन. बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है. लेटर राइटिंग में या फिर आर्टिकल राइटिंग में इसके आने के हाई चांसेस हैं. आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स यानी कि छोटे बच्चे कैसे हो सकते हैं, 1 साल के, 2 साल के. बेटा आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर पे हैं मेरे नेफ्यू नीजेस, लिटरली ऐसा बोलते हैं कि मम्मा जब आप, मतलब मेरी सिस्टर को बोलते हैं कि जब आप टैब दोगे, फोन दोगे उसके तभी हम खाना खाएंगे. सो जो स्क्रीन टाइम है, ये जो स्क्रीन का एडिक्शन है, शायद आपको रिलेटेबल नहीं लग रहा होगा बट छोटे बच्चे बहुत ज्यादा ही एडिक्ट हो चुके हैं एंड दे आर यूजिंग एक्सेसिव गैजेट्स. दे आर यूजिंग, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है. इतनी छोटी उम्र में उनको स्पेक्टेकल्स, चश्मा लग चुका है एंड बहुत सारी और प्रॉब्लम बढ़ रही है. इरिटेशन आईज में बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है एंड उनको जो मूड है वो भी बहुत इरिटेटेड रहता है बिकॉज दे वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन सोशल मीडिया. 2 साल का 3 साल का बच्चे को कोई समझ नहीं है कि वीडियो मैं देखूं या नहीं देखूं. तो एंगर इश्यूज बढ़ रहे हैं, पेशेंस बच्चों में कम हो रहा है. ये सब क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं ऑफ यूजिंग दीज गैजेट्स एट अ वेरी यंग एज. और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ये छोटे बच्चे. तो आपको क्या बोला गया है, यू आर कविता और कैलाश राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. आपको क्या हाईलाइट करना है, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इनके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसे ज्यादा यूज करने से. और इस प्रॉब्लम को, इस मेनेस को, इस समस्या को कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए, कर्ब इज बेटा टू रिड्यूस, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए आपको सजेशन देने हैं. योर वर्ड लिमिट फॉर लेटर टू एडिटर इज, फॉर्मल लेटर इज 120 to 150 वर्ड्स. सब कुछ कहानी इन्होंने आपको दे दी. नाउ यू हैव सम वर्ड्स गिवन बाय, सम लाइंस गिवन बाय दिव्या मैम ऑलरेडी. तो उनको यूज करके लेट्स ट्राई टू फ्रेम. मेरी वाली आप लिखकर आ सकते हो. यहाँ पर मैंने आपको और डिफरेंट लाइंस भी दी हैं, आप चाहो तो ये भी फॉलो कर सकते हो. चलिए, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बेटा हम नोटिस करते हैं अपना फॉर्मेट. दिव्या मैम बता चुकी हैं क्या आता है. सबसे पहले आता है राजा बेटा सेंडर्स एड्रेस. क्या मुझे ये खुद से बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना. आई डोंट हैव टू पुट माई एनर्जी हेयर. सेंडर्स एड्रेस क्या है? 45 रजौरी गार्डन, क्योंकि मैं कविता हूं, मैं वहां रहती हूँ. तो 45 रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली, खत्म. अब नेक्स्ट क्या लिखना है? खत्म, टाटा बाय बाय. उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट इन एन एक्सटेंडेड फॉर्मेट. तो भैया मैंने यहाँ पे लिखी है 10th मार्च, जो कि एक्चुअली आज जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उसकी डेट है. लेटर जिस दिन आप लिखोगे अपने एग्जाम में तो आप लिख के आना 12 मार्च 2026, जिस दिन भी आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट. उसके बाद क्या आता है राजा बेटा? ये हो गया मेरा डेट. अभी तक पूरा फॉर्मेट सही चल रहा है, डन है. उसके बाद दिव्या मैम ने बताया है प्लीज राइट डाउन रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर कौन होता है? जिसको आप खत एड्रेस लिख रहे हो. हु इज द रिसीवर? चलो लेट्स हैव अ लुक. रिसीवर कौन है जी? द टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं रिसीवर. टाइम्स ऑफ इंडिया, आप दिल्ली में रहते हो तो आप लोकल को ही लिखोगे. द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली सिटी का नाम, खत्म. ये हो गया रिसीवर. अब मैंने आपको कहा था लीव 1 लाइन. आपको यहाँ पे शायद ये ज्यादा लग रही होगी बट मैं एरो लगा देती हूँ, इसका मतलब है सिर्फ आपको 1 लाइन छोड़नी है. नेक्स्ट इज बेटा योर सब्जेक्ट, शॉर्ट एंड क्रिस्प, जो मुद्दा है उस पर लिखो. कंसर्न्स रिगार्डिंग ग्रोइंग स्क्रीन एडिक्शन अमंग टॉडलर्स. देखो मैंने खत्म कर दिया इसको इन जस्ट 1 लाइन. ट्राई करो 1 लाइन में खत्म हो, फुल स्टॉप. ये हो गया कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है. टॉडलर्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं. नेक्स्ट इज राजा बेटा योर सैल्यूटेशन. तो जिन बच्चों को नहीं पता है सैल्यूटेशन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था सर और मैडम. मैडम की जगह MA' लिखना चाहो लिख सकते हो. थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अटेंशन टू वर्ड्स. यहां से भी लिख सकते हो
टूवर्ड्स द अलार्मिंग राइज इन स्क्रीन एडिक्शन अमंग टॉडलर्स। तो देखो ये तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने सॉर्ट करवा दिया है। मैंने यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट लाइन दी है, आई वॉन्टेड टू गिव यू लिटिल बिट वेराइटी। Through the columns of your esteemed daily, I wish to draw the attention of the public and concerned authorities. Public और concerned authorities दोनों लिख सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है? The alarming rise in screen addiction, बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। अब एक दो लाइनें और लिखना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, दैट इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। इन ईयर्स गैजेट्स हैव बिकम डिजिटल नैनीज लीड टू सीवियर डेवलपमेंटल कंसर्न्स। मैंने आपसे कहा था हमारे घर के बच्चे भी ऐसा करते हैं, खाना नहीं खाते हैं तो नैनी क्या करती है, जो दाई माँ का काम होता है, जो बच्चों को पालती हैं दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग होते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, सो यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प इन दैट केस स्पेशली। सो बच्चों के पेरेंट्स जब बिजी हैं, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, और अगर मम्मा वर्किंग नहीं भी है तो भी बेचारी के पास इतना काम होता है, देयर आर सो मेनी हाउसहोल्ड चोर्स यू नो दैट शी हैज टू डू, शी हैज टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ पीपल, शी हैज टू यू नो मेक फूड, शी हैज टू डू ऑल द यू नो अदर थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिल पाती है तो बच्चे को वो कब पालें? तो उनको थोड़ा बहुत कुछ टीवी या कुछ तो यू नो गैजेट दिखाना पड़ता है, मे बी फोन टैब, बट उस वजह से छोटी सी जो वो शुरुआत करते हैं उससे बच्चे क्या बन रहे हैं, एडिक्टेड बन जा रहे हैं। उसके बाद वो खाना खाना छोड़ दे रहे हैं कि हम इसके बिना खाना नहीं खाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टर्म फ्रेज मैंने आपको यहाँ दिया है, दैट इज डिजिटल नैनीज। तो ये अगर इस तरह का कोई भी यू नो लेटर राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग में क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप ये यूज कर आ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट विल हेल्प यू गेट एन अपर एज, मतलब यानी कि आप जितनी अच्छी वोकैबुलरी लिखोगे उतना सामने वाले को पढ़ने में बहुत इंप्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट इज बेटा अब आपका दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि आपका सेकंड पैराग्राफ क्या मुद्दा है उससे डिस्क्राइब करते हैं। साइकोलॉजिकल, इनके दिमाग पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसको समझते हैं। पेरेंट्स ऑफन हैंड ओवर स्मार्टफोन्स टू चिल्ड्रन टू कीप देम ऑक्यूपाइड, जो मैंने आपको अभी समझाया हिंदी में कि मम्मी पापा बिजी हैं, काम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा खुद के लिए भी बिल्कुल, तो वो स्मार्टफोन दे देते हैं कि यार ठीक है थोड़ी देर देख लेगा, बट दे आर अनअवेयर ऑफ द डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो कि उनके बच्चों पर इससे पड़ रहा है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एट सच अ टेंडर एज यानी कि जो ये सॉफ्ट एज है, जो ये मतलब परेशानी है, तो बहुत जो छोटी यू नो डेलिकेट सी जो एज है, इससे क्या हो रहा है, बच्चों का स्पीच डिले हो रहा है। अब आप सोचोगे स्पीच डिले कैसे हो रहा है, स्पीच राइटिंग की बात हो रही है। जी नहीं बेटा, बच्चा नॉर्मली दो साल में तो थोड़ी बहुत मम्मा पापा हल्का फुल्का बोलता है, बाकी 2.5 पौने 3 तक थोड़े से ठीक ठीक क्लियर वर्ड्स बोलने लगता है। सारे क्लियर नहीं बोलता है, हल्की फुल्की लिस्पिंग, हल्का फुल्का तोतलाना रहता है, विच इज नॉर्मल। लेकिन अब बच्चों में डिलेड स्पीच आ रहा है, यानी कि बच्चे 4 साढ़े 4 साल की उम्र तक नहीं बोल रहे हैं या क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं, ये उसका इम्पैक्ट है। और लोगों ने सोशली इंटरेक्ट करना बहुत कम कर दिया है। व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन? जैसे कि घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनसे बात करना, अपने दादा दादी से बात करना, नाना नानी से बात करना, उनसे टाइम स्पेंड करना, ये कम हो गया बिकॉज दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम watching the tab, they want to watch the phone, they want to watch all these gadgets but they don't want to interact। उनको नहीं समझ में आ रहा, वो तो छोटे हैं, लेकिन अगर आप उनको नोटिस करो तो ये सब जो रीजन है ये एक्सेसिव फोन्स और टैबलेट्स की वजह से हो रहा है। और उन लोगों में बच्चों में एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, हर बात पे इरिटेट हो जा रहे हैं, मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहे हैं, स्टबन अड़ियल बनते जा रहे हैं, छोटी उम्र से पेशेंस बहुत कम हो चुका है, कोई बात सुननी नहीं है। तो ये सब क्या है, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इट स्टिफल्स अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड फिजिकल ग्रोथ। हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे की सोचने की क्षमता होती है, जो क्रिएटिविटी है, जितना वो इमेजिन कर सकता है, जितनी उसमें खूबी है, उससे उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। बिकॉज इतनी छोटी एज में बोलते हैं ना बेटा, पर्सन when a child is born 0 से लेके 5 तक जो उसकी उम्र है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टेंडर एज, क्योंकि उस टाइम पे उसको जो सिखाया जाता है, जो करवाया जाता है, वो बड़े होकर भी वैसे ही बनता है। हमें लगता है बचपन में ऐसे हम बड़े होकर बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, नहीं, आपका जो माइंडसेट है वो वैसा ही रहता है। अगर कोई इंसान बहुत पंचुअल है, बचपन से बहुत डिसिप्लिन है, तो वो बड़े होकर भी वैसे रहता है। इफ समबडी इज वेरी केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल सिंस हिज और हर चाइल्डहुड, तो वो वैसे ही रहते हैं। बिकॉज यू नो इफ आई टॉक अबाउट माई सिबलिंग्स, हम अपनी बात करें, हमें जो माई सिस्टर इज वेरी पंचुअल सिंस हर चाइल्डहुड, तो वो आज भी बड़ी पंचुअल है। शी इज लिटिल बिट, मुझे बोलना नहीं चाहिए, शी इज लिटिल बिट इम्पेशेंट, कि जल्दी जल्दी काम करना है। बचपन में उनमें वो चीज़ थी तो आज भी वही चीज़ है। एंड जिन चीज़ों में वो बचपन में बहुत अच्छी थी, आज भी उन चीज़ों में बहुत अच्छी हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन, व्हेन इट कम्स टू पंचुअलिटी, व्हेन इट कम्स टू डूइंग थिंग्स वेरी फास्ट एंड स्मार्ट वे,
तो बचपन से हमने उन्हें ऐसे देखा तो वो आज भी वैसी ही हैं. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट माई यंगर ब्रदर हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट. तो बचपन से वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं व्हेन इट कम्स टू हिज स्टडीज, व्हेन इट कम्स टू हिज वर्क. तो आज भी वो अपनी सीए की पढ़ाई के लिए भी उतने डिटरमाइंड रहे थे, उतने डेडिकेटेड रहे हैं अपनी जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति भी. तो जैसे जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स बचपन में मैंने उनके अंदर देखे हैं, ऑफकोर्स जो उन्होंने मुझ में देखा होगा, मैं भी मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज मेरी भी सेम ही होंगी. तो जो खामियां बुराइयां जो 5 साल की एज तक मोस्टली हमारी डेवलप होती हैं, 5-7 साल तक, इट रिमेन्स थ्रू आउट विद अस. बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पे बहुत मेहनत करके उसको चेंज कर लें, ओवरकम कर लें. ऐसे महान लोग भी दुनिया में जरूर प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे कांट चेंज देयर एंटायर पर्सनैलिटी. तो बच्चे की जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी और साथ ही साथ जो फिजिकल ग्रोथ है, उसकी जो हाइट है, उसका जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी कम हो रहा है. क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ डिजिटल रेक्ल्यूसेस बिफोर दे इवन स्टार्ट स्कूल. हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं 3 या 4 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही जो परेशानी है, उनकी क्रिएटिविटी है, उसको कम कर दिया गया है ड्यू टू excessive use of these gadgets. Now to reduce this problem, what should be done? अब ये concluding paragraph में मैंने कहा था suggestion दो कैसे इसको ठीक करें, सिर्फ प्रॉब्लम मत बताओ. There are a lot of problems in the world. Let's try to bring a solution for that. So यहाँ पे क्या करना है? Parents must lead by example and limit their own gadget use. Literally मैंने ऐसे parents देखे हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए, यू विल सी माई डियर स्टूडेंट्स, यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोज जिसमें बच्चे को जो बोला जा रहा है वो नहीं कर रहा है, बट जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं उस घर में जहाँ पर वो जाता है. स्कूल में डे केयर हो गया, जहाँ पे बच्चे प्ले ग्रुप स्कूल हो गए, तो जो भी वो अपने फ्रेंड्स को या आसपास के बच्चों को या अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं, वही वो बच्चे एग्जैक्टली कॉपी करते हैं. आप उनको बोलो कि आपको ये जो पेपर है या कोई भी चीज़ जो गिरा है इसको डस्टबिन में डालना है, वो नहीं डालेंगे. बट इफ दे सी देयर मदर्स, देयर फादर्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स दैट कुछ भी गिरता है वो गंदगी नहीं करते हैं एंड दे थ्रो इट इन द ट्रैश, वो बच्चा अपने आप करेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज एज पेरेंट्स एग्जाम्पल बनो. ये नहीं कि भाई आप तो पूरे दिन अपने फोन में हैं, आप तो पूरे दिन अपने लैपटॉप में हैं, आपको काम करना है ऑफिस का, बट आफ्टर वंस योर वर्क इज डन, मे बी एट 5 PM 6 PM, shut down your laptop, do not use your phone much, play with your child. I know it will be very very tough, but इस तरह के सजेशंस आप दे सकते हो कि उनको प्लेग्राउंड में ले जाओ, उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाओ, फिजिकल गेम्स खिलाओ. तो आपको एग्जाम्पल देना होगा. जो नेक्स्ट है देखो वही है एनकरेजिंग आउटडोर प्ले. अंदर जो ये वीडियो गेम्स खेलने का कल्चर है ये बहुत बेकार है. जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, ट्रेडिशनल तरीका क्या था बेटा? स्टोरी टेलिंग. दादी माँ नानी माँ क्यों अच्छी लगती थी? हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी. मुझे मेरी दादी माँ तो कम, मेरे दादाजी बहुत अमेजिंग कहानियां सुनाते थे. एंड माई फादर इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्टोरी टेलर. तो मुझे उनकी कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आता था और मज़ा आता है फादर से तो आज भी सुनने में. इट्स अमेजिंग. तो ट्रेडिशनल जो ओल्ड स्कूल स्टाइल था स्टोरी टेलिंग का, दादी माँ और नानी माँ का, उसको वापस लाइए. आज पेरेंट्स अपने बच्चों को बुक्स पढ़ के सुनाइए, स्टोरीज बताइए, जिससे कि इट कैन फॉस्टर बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अच्छे से उनमें डेवलपमेंट होगा, आप उसको इंक्रीज कर पाओगे उनकी डेवलपमेंट को. कम्युनिटी सेंटर शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज गैजेट फ्री आवर. स्पेशली जो पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास टाइम भी कम होता है, तो आसपास जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं जो यूजुअली गवर्नमेंट रन करती है, तो उनमें क्या होना चाहिए? बच्चों को बुलाया जाना चाहिए, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आए कि कैसे बच्चों को आप गैजेट फ्री रख सकते हो. और इनफैक्ट बच्चों को भी वहाँ पर बुलाना चाहिए. गैजेट फ्री आवर में कुछ गेम्स वगैरह खिलाने चाहिए, वही स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए कि बच्चे भी 1 घंटा या 2 घंटे जब वहाँ पर आएँ तो ये सब चीज़ों से, स्क्रीन से दूर रहें, बाकी बच्चों से मिलें और खेलें. और पेरेंट्स भी बाकी पेरेंट्स से मिलें और कुछ एडवाइस सजेशन लें कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम से कैसे दूर रख रहे हो, गैजेट से कैसे दूर रख रहे हो. दिस इज योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ डन. सो अब कैसे एंड करेंगे? लास्ट 2 लाइन्स. इट इज हाई टाइम वी रियलाइज दैट स्क्रीन इज नो सब्सटीट्यूट फॉर अ पेरेंट्स टच. वंडरफुल लाइन है, इसको चिपका के आ जाना, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो. इट्स हाई टाइम वी रियलाइज. हमें लगता है गैजेट, टैबलेट, फोन एक मम्मा के या पापा के कमी को पूरा कर सकती है, कभी नहीं कर सकती. जो माता पिता सिखा सकते हैं बच्चे को, दुनिया में कोई भी AI, कोई ChatGPT नहीं सिखा सकता. व्हाट अ रियल ह्यूमन पेरेंट कैन टीच. तो उनका सब्स्टिट्यूट अगर हम ये सोचें कि भैया मम्मी पापा प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बदले पे भैया सामने वाला टैबलेट देख ले,
तो उसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी, नहीं हो सकता। आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर टू इग्नाइट अ नेसेसरी कॉन्वर्जेशन इन आवर सोसाइटी। ये लिखकर आना है, बहुत अच्छी लाइन है, ये लिखना हो तो ये भी लिख देना। आई होप माई वर्ड्स विल फाइंड अ सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। ये और बढ़िया है यहाँ पे ये लाइन, टू इग्नाइट, कि ये आग एक ज्वाला जलाएगी हमारी सोसाइटी में। लोगों को बात करनी चाहिए इस मुद्दे पे कि भैया जो हम कर रहे हैं एज पेरेंट वो बहुत गलत है। योर्स फेथफुली। अब अगर आप बॉय हैं तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्नेचर लिखकर मत करना, सिग्नेचर लिखना मत, डायरेक्ट कर देना, कैलाश नेक्स्ट लाइन में योर नेम। ठीक है बेटा, डन एंड सॉर्टेड। आप गर्ल हैं, आप कविता लिख देना। तो बेटा इस तरीके से लेटर राइटिंग की जाती है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है। अब एक बात बताओ, इसमें कौन तुम्हारे नंबर काट सकता है? इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई फॉर्मेट की वो नहीं है, गलती नहीं है। तो भैया हमारे जो फ्री के हमको 5 मार्क्स थे वो मिल गए। when we will choose letter to editor, लेटर में आपके पास चॉइस आती है। इफ यू वांट टू डू जॉब एप्लीकेशन तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों दोनों लेटर्स करवाने। लेट्स डू नेक्स्ट वन, दैट इज योर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन कराती हूँ आपको राजा बेटा। दिव्या मैम ने प्रॉमिस किया है एक ही वीडियो में जितना भी आपका कंप्लीट राइटिंग सेक्शन है उसको कंप्लीट कराऊंगी। सो ये वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं योर प्रेम और प्रीति, नाम दे दिया है, बॉय हो तो प्रेम, लड़की हो तो प्रीति। राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप जो हैं, आपने ऐड देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जो ग्लोबल स्कूल है कानपुर में, जो ग्लोबल स्कूल है कानपुर में, वहां पे वैकेंसी निकली है किसकी, इंग्लिश के टीचर के लिए। किसकी बेटा, इंग्लिश की टीचर के लिए। कहाँ पे देखा है ये इश्तिहार, ये एडवर्टीजमेंट कौन से अखबार में आया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। किसके लिए आया है, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी इंग्लिश पढ़ाने में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ये जो है कांटेक्ट कर सकता है ग्लोबल स्कूल कानपुर के प्रिंसिपल को, या जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वहां की उनको। चलिए भैया आप देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फर्स्ट अपन सबसे पहले अगेन क्या स्टार्ट करेंगे, अच्छी चीज क्या है, सबसे खासियत क्या है, चाहे जॉब एप्लीकेशन हो या लेटर टू एडिटर हो, जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है राजा बेटा दैट रिमेन्स द सेम। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगी, परेशान मत होना। अगेन द कॉमन थिंग इज स्टार्टिंग का पूरा पूरा फॉर्मेट सेम है। दैट इज सेंडर्स एड्रेस 12 सिविल लाइंस कानपुर। क्या इन्होंने हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, खुद से बनाया है, लेकिन क्योंकि स्कूल कानपुर का है तो हमने अपना एड्रेस भी कानपुर रखा है। हाई चांसेस है जो कानपुर का टीचर होगा वो कानपुर के स्कूल में अप्लाई करना प्रेफर करेंगे, हाई चांसेस है, नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट इज बेटा लीव वन लाइन, डेट लिखो एक्सटेंडेड फॉर्मेट में। आज आप वीडियो देख रहे हो 10 मार्च 2026 है, जिस दिन भी लेटर लिख रहे हो आप लेटर लिखोगे 12 मार्च को तो राइट डाउन 12 मार्च 2026। किसको लिख रहे हो, डोंट राइट द एडिटर। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे, द प्रिंसिपल ग्लोबल स्कूल कानपुर। फॉर्मेट सेम चल रहा है अभी तक, जी हाँ। सो क्या हो गया ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। जॉब एप्लीकेशन में फॉर्मेट यही, सब्जेक्ट यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हो सकता है इंग्लिश की जगह कुछ और हो जाए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथ्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर। ठीक है, तो जो भी जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो बस वो हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ चेंज हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज बेटा सैल्यूटेशन। अगेन सब कुछ क्या चल रहा है अभी तक, बिल्कुल सेम चल रहा है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सैल्यूटेशन हो गया, दैट इज सर और मैडम। आप रिस्पेक्टेड सर लिखना चाहो लिख सकते हो, डायरेक्ट सर लिखना चाहो चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कहां पर आपने देखा था कि ये एडवर्टीजमेंट आपने कहां पर देखा है, आप किस चीज के रिस्पॉन्स पर इस चीज को लिख रहे हो। चलो लिखते हैं, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 8 मार्च 2026। तो राजा बेटा ये मैंने क्या करा है मैं समझाती हूं। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा कि आपका स्कूल हायर कर रहा है, मैंने लेटर लिखा है 10 मार्च को, ठीक है, जो कि अपनी आज की डेट है। अब एक बात बताओ राजा बेटा, अब एक बात बताओ, आपने देखा तो 1 या 2 दिन पहले की अखबार में होगा ना। अब ये तो नहीं 10 मार्च को लेटर लिख रही हूं और आज 10 को ही देख लिया होगा, सुबह कल की अखबार में देखा होगा, तो हमने 1-2 दिन पहले की डेट डाली है। आप 12 मार्च को लेटर लिखोगे तो आप लिख देना, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 10th मार्च या 11th मार्च। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्या देखा हमने उसके अंदर और हम क्या करना चाहते हैं।
हम अप्लाई करना चाहते हैं इंग्लिश टीचर की पोस्ट पे। सो आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेसी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश इन योर एस्टीम यानी कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में मैं अप्लाई करना चाहता हूं या चाहती हूं। कैंडिडेट का यहाँ पे हमने यूज करा कैंडिडेसी, यानी कि मतलब उस वैकेंसी के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। किस पे रिस्पॉन्स, फर्स्ट लाइन याद कर लो, फर्स्ट लाइन बढ़िया जॉब एप्लीकेशन में यूज करके आना, थ्रू द स्टीम कॉलम वाली यहाँ पर मत चिपका कर आना फालतू में। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे, अपने बारे में बताओ। बेटा मैं अब जो लाइन यूज करने वाली उसको समझना। हेयर बेसिकली यू हैव टू डू योर बड़ाई, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। सेल योरसेल्फ का मतलब क्या है, सामने वाला आपको जॉब क्यों दे या आपका बायोडेटा या रिज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट करे। उसके पास तो 100 कैंडिडेट्स के आए होंगे, व्हाट इज सो डिफरेंट इन यू। तो बेटा आपको अपनी क्वालिटीज ऐसे बतानी है कि वो दूसरों से डेफिनेटली बेहतर लगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, यू हैव टू सेल योरसेल्फ, यानी कि आपको बताना है अपने बारे में इतनी अच्छी खूबियों को। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ हाईली motivated educator with master's degree in English and B.Ed from a recognized university। टीचर की पोस्ट है इसीलिए हमने B.Ed डिग्री भी लिखी है, क्योंकि टीचिंग के लिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में B.Ed क्या होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें ट्रेनिंग वगैरह अच्छी होती है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू टीच एंड एक्सप्लेन थिंग्स। मेरी क्या है, मास्टर्स डिग्री है इंग्लिश के अंदर। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये वाले कुछ वर्ड्स याद करके रख सकते हो। हाईली मोटिवेटेड ये याद करके रख लो, एडुकेटर है एडुकेटर लिख देना। अब वहां पर आ जाए कि भैया MBA करा हुआ होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो आई एम अ हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट विथ विथ सोचने दो एक सेकेंड, विथ एन MBA डिग्री फ्रॉम IIM कैलकाटा। तो अब उनको MBA चाहिए, तो भी मैंने हाईली मोटिवेटेड अपने एडजेक्टिव्स यूज कर लिए। बेटा इट रिमेन्स द सेम, सिर्फ एक या दो वर्ड चेंज होते हैं, बाकी पूरा लेटर अपना सेम चलेगा। अब उन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, अगर उन्होंने बोला है मुझे एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो आप ये लिखोगे कि आपको एक्सपीरियंस है। अगर वो बोल रहे हैं कि फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, फ्रेशर वो व्यक्ति होता है जिसको किसी भी कंपनी में अभी तक उसको जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, उसने जॉब नहीं करी हुई है। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, आपको क्या है, विथ ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव डेवलप्ड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स। अब ये टीचर वाली चीज है, तो डेफिनेटली कोई भी पोस्ट पे आ जाए, मैथ्स के लिए आए, साइंस के लिए आए, अकाउंटेंसी के लिए आए, कोई भी सब्जेक्ट आए, उसमें आप ये लाइन लिख सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंग्लिश। सो I have developed innovative teaching methods to help students achieve excellent results in board examinations. I possess strong communication skills. अब इंग्लिश के टीचर है तो strong communication skills बहुत ज़रूरी हैं. And I am well versed in digital teaching tools. अब आप सोचोगे टीचर है तो भैया डिजिटल का क्या काम है, बहुत ज़्यादा काम है बेटा। आज के टाइम पे AI के बिना कुछ संभव नहीं है। If you have to make the presentations, यू हैव टू यूज द टूल, जिससे ऐप से हम आपकी क्लास लेते हैं जब ऐप पे, तो ये सब क्या है, डिजिटल टीचिंग टूल्स तो हैं जो हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से कहाँ पे अंडरलाइन करना है, कैसे बॉक्स बनाना है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस डिजिटल टीचिंग टूल्स। तो वेल वर्स यानी कि मुझे अच्छी नॉलेज है, आई एम गुड विथ दिस, आई हैव गुड कमांड, गुड नॉलेज ऑफ डिजिटल टीचिंग टूल्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू MBA या इंजीनियरिंग, तो आप क्या यूज कर सकते हो, तो टीचिंग वाली लाइन मत यूज करना। आई एम अ हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट विथ an MBA degree from IIM Calcutta. With over 7 years of experience, I have developed innovative style of marketing and sales. जिस भी उसमें आपने MBA करा है, जो भी क्वेश्चन में आपकी डिमांड है, तो अब क्या है, एक्सपीरियंस वाली लाइन आप यूज कर सकते हो, इनोवेटिव यूज कर सकते हो, लेकिन फिर टीचिंग की जगह आप कर देना मार्केटिंग एंड सेल्स। अब कोई भी इंसान हो, उसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आई एम वेल वर्स्ड विद डिजिटल, आई एम वेल वर्स्ड विद ChatGPT, गूगल जेमिनी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लाइन लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट खत्म होता दिख रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, ये मैं आपको समझाती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा हेयर विथ फॉर योर काइंड परसुअल, आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे। अब मैं आपको इस लाइन का मीनिंग समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग का मतलब क्या है राजा बेटा यहाँ पे, दैट इज आई एम अटैचिंग, मैं इस लेटर के साथ, इस जॉब एप्लीकेशन के साथ अपना बायोडेटा भी अटैच कर रही हूँ। बायोडेटा क्या है जी, शादी के टाइम पे जो अटैच करते हो वो नहीं, जॉब वाले उसकी बात चल रही है। इसको आप रिज्यूमे बोल लो, बायोडेटा बोल लो, या फिर पेपर में ये आपको CV के नाम से भी दे सकते हैं, आपको भी CV ही लिख कर आना होगा। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, CV इज करिकुलम विटाई, ठीक है, विटाई। अब आपको क्या प्रोनाउंसिएशन देखेगा वो आप देख लेना, बट इट डजंट मैटर, द
जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतना मैटर यहाँ पे नहीं करता, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज यू शुड नो द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आप सीवी फुल फॉर्म लिख रहे हो तो इट इज करिकुलम विटाई, ठीक है। बायोडेटा भी लिख सकते हो, रिज्यूमे भी लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग लिखना, बट ये लाइन जरूर याद करके जाना, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा, यानी कि आई एम अटैचिंग इट फॉर योर रेफरेंस। आसान भाषा में रेफरेंस भी लिख सकते हो, काइंड पर्सनल भी लिख सकते हो। आपको बताना होगा आप इंटरव्यू के लिए कब अवेलेबल हो। फ्रेशर हो तो आपको यही लिखना चाहिए दैट आई एम अवेलेबल ऑन एनी वर्किंग डे और आई एम अवेलेबल थ्रू आउट द वीक, क्योंकि फ्रेशर हो तो दैट मीन्स आप कहीं अभी जॉब नहीं कर रहे हो, बट इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, पढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे होंगे। तो ये बढ़िया लाइन है, आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे। वर्किंग डे बेटा मंडे टू फ्राइडे होते हैं, टाइमिंग भी लिख सकते हो 8 to 5 या 9 to 6, ठीक है। योर्स फेथफुली अपना सिग्नेचर करके नाम लिख देना। हमने क्या लिखा है जी, प्रेम लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेम और प्रीति गिवन है, गर्ल हो तो प्रीति लिख लेना, कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपने लिख दिया, इसके बाद नीचे आप अपना बायोडेटा बनाना स्टार्ट करोगे या रिज्यूमे या फिर सीवी, लेकिन आपको हेडिंग डालनी होगी कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, बिना हेडिंग के मत करना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बायोडेटा में क्या होता है बेटा, आपका नाम, चाहो तो फादर का नाम मेंशन कर सकते हो, चाहो तो फादर का नाम स्किप कर सकते हो, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है, 10th 12th में क्या परसेंटेज है वो भी लिख सकते हो, ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, बीकॉम ऑनर्स कर रखा है तो वो लिखिएगा, बीबीए कर रखा है तो वो लिखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो तो वो लिखिएगा, बीबीए के बाद एमबीए कर रखा है तो वो लिखिएगा, तो जो भी है वो सब लिखिएगा। कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सब चीजें हम मेंशन करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, आपका नाम क्या है, प्रेम कुमार, सो योर नेम इज प्रेम कुमार, योर एड्रेस 12 सिविल लाइंस कानपुर, डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1995, ठीक है। एजुकेशन क्या है, MA, अब सिर्फ BA मत लिखना, MA इज मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स इन आर्ट्स क्या होगा, इंग्लिश में करा है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये क्या लिखा है राजा बेटा, इस इंसान ने कंफ्यूज मत होना, 2018 में ये पास आउट हुए हैं, इनका एवरेज परसेंटेज जो रहा है दोनों सालों का अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, दैट इज 75%। बीएड इन्होंने करा है 2020 में, ये टीचिंग के लिए होती है स्पेसिफिक डिग्री, इसमें इनकी क्या थी, 80% थी। तो आप चाहो तो अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी एजुकेशन में मेंशन कर सकते हो। जॉब एक्सपीरियंस क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अपन ने 5 years लिखा है, तो राजा बेटा यहाँ पर भी मैं क्या प्रेफर करूंगी कि मैं 5 लिखूं, ताकि सिमेट्रिक रहे सब कुछ, ठीक है। यहाँ 3 लिखा है तो वहां भी 3 लिखो। 5 years एट एज TGT इंग्लिश एट सिटी पब्लिक स्कूल, अपना नाम, स्कूल का नाम भी लिख दिया जहां पर जॉब करी हुई है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाला हो तो इस तरह के नाम मत लिखना, MBA का हो तो उस तरह से कंपनी का नाम सोच के बनाकर लिख लेना। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, 50,000 पर मंथ, इसको आप एनुअली भी लिख सकते हो, 50,000 पर ईयर नहीं बोल रही हूँ, वॉट एवर, 5 lakhs एनुअली, 5 lakhs पर मंथ नहीं लिख के पर ईयर भी लिख सकते हो, एनुअली भी आप अपनी सैलरी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि पर मंथ वैसे भी लोग प्रेफर नहीं करते, दे प्रेफर एनुअल सैलरी। दैट इज नाउ योर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या है बेटा, रेफरेंसेस ये हो सकते हैं जहां पे आपने सिटी पब्लिक स्कूल में काम किया है, वहां पर आप जिन भी 2 या 3 लोगों को जानते हो, जिनसे आपका अच्छा व्यवहार है, आपके कॉलेज में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे प्रोफेसर हैं, उनका किसी का भी नाम आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ये क्यों करा जाता है, जो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वहां के जो मैनेजर हैं या HR हैं, वो आपके रेफरेंसेस को कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई ये जो प्रेम कुमार नाम के व्यक्ति ने हमारी कंपनी में अप्लाई करा है कानपुर के ग्लोबल स्कूल में, क्या ये एक अच्छा व्यक्ति है, मतलब क्या ये ढंग से काम करता है, ऐसे नहीं कि भैया 1 महीना आया और दूसरे महीने जॉब छोड़ दी, बच्चों का सिलेबस बीच में छोड़ के निकल लिए, इस तरह की पर्सनैलिटी तो नहीं है। तो इस तरह का कंफर्मेशन किया जाता है आपके रेफरेंसेस से। तो आपने यहाँ पे क्या रेफरेंस दिया है राजा बेटा, आपने यहाँ पे रेफरेंस क्या दिया है, एक तो दिया है R वर्मा, डॉक्टर R वर्मा, HOD ऑफ इंग्लिश, दैट टू इन ड्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपने दिया है मिसेस S राव, प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल, जहां पर आपने पहले काम किया हुआ है। तो इन लोगों से जो कानपुर के स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज ग्लोबल, कौन सा था, ग्लोबल पब्लिक था ना, 1 मिनट रुकना, हाँ, ग्लोबल स्कूल कानपुर के लोग जो है HR हैं या मैनेजर जो हैं,
वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि भैया प्रेम कुमार किस तरह के व्यक्ति। तो रेफरेंसेस में आप खुद से एक या दो नाम बना के लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज योर बेसिक बायोडेटा जो डेफिनेटली आपको बनाकर आना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ये लाइन जरूर लिख देना, आई एम अटैचिंग और आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर रेफरेंस, योर्स फेथफुली। और उसके बाद बनाना स्टार्ट करना। एटलीस्ट बेटा 7 to 8 10 लाइन्स का ये होता है। मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स में। एडुकेशन यहाँ पे मेरी 2 लाइन की है, तो आप लगभग मान सकते हो ये 8 लाइनों का हो गया, विच इज क्वाइट सफिशिएंट। ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर एंड वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन, जो कि लेटर का ही दूसरा पार्ट हो जाता है। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। इन्विटेशन यानी कि किसी को इन्वाइट कैसे करना है, और जब कोई इन्वाइट करे तो उसका रिप्लाई कैसे देना है। मैम इन्विटेशन में हमें बहुत डर लगता है, अगर आप घबराते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको किसी की शादी का इन्वाइट आता है, किसी के बर्थडे का इन्वाइट आता है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको उसका जो शादी का कार्ड है उसको बनाना है, आपको बर्थडे का कार्ड बनाना है और सामने वाले लोगों को इन्वाइट करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसको समझते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कितने टाइप के इन्विटेशन होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, वन इज योर फॉर्मल इन्विटेशन, अनदर वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होगा, आप किसी चीफ गेस्ट को अपने स्कूल में इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीफ गेस्ट को अपने स्कूल में इन्वाइट कर रहे हो, तो बेटा ये इनफॉर्मल बात थोड़ी हुई। चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो अपने स्कूल के किसी अच्छे से बड़े से फंक्शन में, रिपब्लिक डे का हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे का हो सकता है, लिटरेरी क्लब का कोई फंक्शन है उसके लिए इनवाइट कर रहे हो कोई बड़े स्पीकर को, तो ये सब क्या हो गए, ऑल दीज आर फॉर्मल इन्विटेशंस। इनफॉर्मल क्या हो गया, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो, पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी है उस पर इनवाइट कर रहे हो, भैया दीदी की शादी है, ब्रदर की वेडिंग है उस पर इनवाइट कर रहे हो अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज के दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को। सो ऑल दीज आर इनफॉर्मल इन्विटेशंस। तो भैया नाम में ही इनके जो आंसर्स हैं वो छुपे हैं, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब बेटा इसमें 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं, वन इज कार्ड फॉर्मेट, अनदर वन इज लेटर फॉर्मेट। हाई चांसेस है वो आपको मेंशन कर देंगे कि कार्ड फॉर्मेट में आप लिखो, नहीं मेंशन करते हैं तो बिंदास दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। कार्ड फॉर्मेट मुझे बड़ा आसान और ईजी लगता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब देखो आपके मम्मी पापा है, उनका नाम है मिसेस एंड मिस्टर अजय सिंह, अपन अज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन में भी गिवन है, तो भैया उनकी क्या है 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमें क्या करना होता है, सबसे खास बात क्या है, जो भी इंसान इनवाइट कर रहा है, whosoever is the person who is inviting मिसेस एंड मिस्टर अजय सिंह इनवाइट यू। बेटा आपको लग रहा होगा मैम यहाँ पे आप एस क्यों नहीं लगा रही हो, मुझे तो गलत लग रहा है, इनवाइट्स नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है क्लासेस में भी, मिसेस अजय सिंह एंड मिस्टर अजय सिंह 2 लोगों की बात हो रही है, 2 लोग यानी कि सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो मेरी वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल। यहाँ पे मैंने आपका ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। एक व्यक्ति की बात होती मिस्टर अजय सिंह इनवाइट्स यू तो करेक्ट होता, 2 की बात हो रही है हस्बैंड वाइफ तो इनवाइट यू। किस चीज के लिए, मिसेस एंड मिस्टर अजय सिंह इनवाइट यू, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे डेट लिख सकते हो या फिर बता सकते हो क्या ओकेजन है, मिसेस एंड मिस्टर अजय सिंह इनवाइट यू, सेंटर में ही लिखो सब कुछ, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने बना रखी, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, फॉर देयर 25th वेडिंग एनिवर्सरी एट इंडियाना प्लाजा। अरे भाई कंटेंट में क्या लिखोगे, वेन्यू बताओ ना, वेन्यू नहीं बताओगे तो लोग कैसे आएंगे, और अगर डेट और टाइम नहीं दोगे तो लोग कैसे पहुंचेंगे, एट इंडियाना प्लाजा। अब डिटेल्स लिख देती हूँ। अब जिस दिन इनविटेशन भेज रहे हो उसी दिन शादी की सालगिरह होगी क्या, नहीं होगी, 2-5 दिन बाद की होगी ना। 12 मार्च को आप इनविटेशन लिख रहे होगे, थोड़े दिन बाद की रखना डेट, ऑन 16 मार्च 2026, ये तो हो गया डेट। लोगों को टाइम बताओ कब आना है, एट इंडियाना प्लाजा ऑन 16 मार्च 2026। प्रेपोजिशन देख लेना क्या आता है, ऑन, ठीक है, एट 7 PM भी लिख सकते हो, या फिर एट 7 PM ऑनवर्ड्स, या फिर 7 PM भी लिखकर आ सकते हो, कोई गलती नहीं है। सो मिसेस एंड मिस्टर अजय सिंह इनवाइट यू फॉर देयर 25th वेडिंग एनिवर्सरी एट इंडियाना प्लाजा ऑन 16 मार्च 2026 एट 7 PM। खत्म। नेक्स्ट क्या होता है राजा बेटा, सिंपल एज दैट, RSVP मिस्टर अजय सिंह और आपका कॉन्टैक्ट नंबर कि भाई किसी को इंडियाना प्लाजा नहीं मिल रहा है, कितनी बजे आना है, कुछ कंफ्यूजन है, क्या करना है, तो वो आपको कॉल कर लेगा। आप में से बहुत बच्चों ने RSVP पहली बार देखा होगा,
RSVP बेटा बेसिकली ये यूज़ तो बाहर की लैंग्वेजेस में होता है, जितना मुझे याद है शायद फ्रेंच में ये यूज़ होता है। इसका एक इंग्लिश वर्जन बनाया गया, दैट इज RSVP, रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़। इसका फुल फॉर्म माना जाता है इंग्लिश में, दैट इज रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़। यानी कि अजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ ने आपको इन्वाइट करा है उनकी 25वीं सालगिरह पे। उन्होंने लिख दिया RSVP मिस्टर अजय सिंह, रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़। अगर आप आने में इच्छुक हैं या किसी वजह से नहीं आ सकते हैं तो भी रिस्पॉन्ड ज़रूर कर देना, हमें बता देना आप आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो, सो दैट वी विल डू दी नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अपने इंडिया में तो लोग कंपलसरी नहीं है, लोग रिप्लाई नहीं करते इन्विटेशंस पे, बट यू नो माई सिस्टर शी लिव्स आउट ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाहर तो इट इज़ कंपलसरी दैट यू हैव टू रिप्लाई। यू नो जैसे वो लोग दोनों जा रहे हैं, उनके हस्बैंड और वो दोनों जाने वाले हैं, तो दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन दैट येस आई विल बी कमिंग अलोंग विथ माई वाइफ। तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कितने लोग आने वाले हैं, क्या आपका फेवरेबल या कौन सा कुजीन आपको पसंद है। हम यहाँ पे ये प्रेफर नहीं करते, इसलिए हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज़ हो जाती है कि भाई रिप्लाई भी करना होता है इन्विटेशन पे, बट येस दैट इज ट्रू। सो RSVP इज नथिंग बट रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। उसके नीचे नाम उसका आता है जो कि कौन है, होस्ट है। नाम किसका आता है बेटा, जो कि वहां का होस्ट है। तो यहाँ पे आप किसका नाम प्रेफर करते हैं लिखना, दैट इज द नेम ऑफ द होस्ट। तो बेटा RSVP के नीचे भी किसका नाम आएगा, होस्ट का, क्योंकि होस्ट ही तो आपसे पूछेगा रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। अगर आप आने में इच्छुक हैं, नहीं आ भी सकते किसी भी रीजन से, तो प्लीज हमें इन्फॉर्म जरूर करिएगा, ये वो यहाँ पर बोलना चाह रहे। तो ये आपका है सिंपल बेसिक कार्ड फॉर्मेट। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ये कार्ड फॉर्मेट से ही समझ में आ गया वेडिंग एनिवर्सरी है तो ये बहुत ही इनफॉर्मल इनविटेशन था। लेकिन अब वहीं पे फॉर्मल इनविटेशन रखना हो कार्ड फॉर्मेट में तो कैसे रखते हैं बेटा, सबसे पहले आता है होस्ट का नाम, सो दैट इज द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। आप क्या कर रहे हैं, आपका जो स्कूल है वो सेंट पॉल स्कूल है, आप जो है एक बहुत बड़ा प्ले हो रहा है आपके स्कूल में, उसके लिए आप चीफ गेस्ट को बुलाना चाहते हैं मिस्टर सुदेश गुप्ता को कि आप आइए और बच्चों को जो मोराल है उसको और बढ़ाइए। सो यू वांट टू इनवाइट मिस्टर सुदेश गुप्ता एज दी चीफ गेस्ट और एज दी गेस्ट ऑफ ऑनर। तो सबसे पहले क्या आएगा, होस्ट का नाम। अब होस्ट एक अकेले स्कूल का बच्चा नहीं हो सकता, सो वी प्रिफर राइटिंग द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हो। ऑफ सेंटर में चलता है, ये स्कूल का नाम क्या है, सेंट पॉल स्कूल विजयनगर आगरा। अब क्या है, सेंट पॉल्स स्कूल विजयनगर आगरा। इनवाइट, क्यों मैंने इनवाइट लिखा है, क्योंकि प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स प्लूरल है, सो प्लूरल वर्ब आएगा। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सेंट पॉल स्कूल विजयनगर आगरा इनवाइट मिस्टर सुदेश गुप्ता। थर्ड लाइन में हमने क्या लिख दिया, इनवाइटीज नेम। इनवाइटीज नेम यानी कि जिसको हम एज चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाह रहे हैं, मिस्टर सुदेश गुप्ता एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, एज द गेस्ट ऑफ ऑनर at the rendition of the play waiting for Godot। अब सोचोगे मैम ये तो बहुत टफ हो गया, क्या इट इज नथिंग बट जस्ट द नेम ऑफ द प्ले। अगर वो आपको क्वेश्चन में प्ले का नाम दे रहे हैं तो वो लिख लो, आपको आसान बनाना है खुद से बना लेना। वो जूलियस सीजर का प्ले सबको याद रहता है, सो ऑफ द प्ले जूलियस सीजर, द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, कुछ भी प्ले का नाम बना सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है तो आपको स्टिक करना होगा। अब कौन करेगा, बास्केटबॉल ग्रुप तो प्ले में नहीं करेगा ना, तो लिटरेरी क्लब यानी कि जो लिटरेचर क्लब होता है यूजुअली वो लोग करेंगे। ठीक है, लिटरेरी क्लब कब, 12 मार्च को हम इनवाइट कर रहे हैं, 2-4-5 दिन तो बाद ही होगा ना एक्चुअल प्ले, तो कब है, ऑन संडे 15 मार्च 2026। बेसिक डिटेल्स तो कहाँ पर है, एट 10 AM। कहाँ है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। आपको ये लिखना नहीं बट मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या क्या मेंशन कर दिया है, डे, डेट, ये आपको मेंशन करना होगा तभी तो चीफ गेस्ट पहुंचेंगे। भाई 10 बजे उनको आना है स्पीच देनी, तो उस हिसाब से आएंगे। सो वी हैव मेंशन डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। वेन्यू आप स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल क्लब, स्कूल प्लेग्राउंड रख सकते हो। प्लेग्राउंड रख सकते हो अगर कोई बास्केटबॉल या क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो, स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल क्लब इज फाइन। RSVP, रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज, यानी कि मिस्टर सुदेश गुप्ता जी को गोविंद क्या बोल रहे हैं कि सर रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज, अगर आप आने वाले हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो प्लीज हमें रिस्पॉन्ड करके जरूर बताइएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। लड़के हैं तो गोविंद लिखे, लड़की हैं तो गौरी। कौन लिख रहा है, सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब, और अपना फोन नंबर भी दिया है कि हो सकता है सुदेश गुप्ता जी के जो असिस्टेंट है वो कॉल करके बता दें कि भाई हम नहीं आ पा रहे हैं, हमें उस दिन कहीं और जाना है, वी आर नॉट अवेलेबल इन आगरा, हम लोग ट्रैवल करके दिल्ली जा रहे हैं अपने किसी लेट्स से पार्लियामेंट में कुछ उनका कुछ काम है, मीटिंग है,
भाई अगर चीफ गेस्ट के लिए बुला रहे तो किसी बड़े व्यक्ति को ही बुला रहे होंगे, है ना, ऑर्डिनरी आदमी को तो नहीं बुला रहे होंगे, तो ही माइट बी बिजी ऑल्सो, ये भी हाई चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कार्ड फॉर्मेट डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन, जब आप कार्ड के फॉर्मेट में लिखते हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से। दिस इज एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। नेक्स्ट इज योर फॉर्मल इन्विटेशन। बट खास बात ये कि बेटा ऑलमोस्ट जो कार्ड फॉर्मेट है वो पूरा सेम रहता है, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, लेकिन लैंग्वेज आपको फॉर्मल रखनी होती है व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल इन्विटेशन। आप इस तरह की कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं कर सकते, कैजुअल यूज नहीं कर सकते। नाउ बेटा व्हेन इट इज योर लेटर फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट में क्या होता है इसको ध्यान देते हैं। इंस्टीट्यूशन का नाम और एड्रेस आता है, ठीक है, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 चंडीगढ़। अब आप क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद जैसे लेटर में होता है वैसे ही डेट आती है एक्सटेंडेड फॉर्मेट में। सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन टू प्रिसाइड ओवर द इंटर जोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन। डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन क्या है कि एक एक जना स्टेज पर आएगा, उनको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाता है, चिट खोल के उनने देखा, लेट्स से हमने देखा इस सोशल मीडिया अ बेन और बून, सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, तो ऑन द स्पॉट उस टॉपिक पे आपको बोलना होता है, उसको अपन बोलते हैं डेक्लेमेशन। डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, मैं आपको समझाती हूँ। द इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इंग्लिश डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स, ये डिटेल्स हैं, काइंडली कंसेंट टू प्रोसाइड ओवर। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, आप इन्वाइट कर रहे हैं सब लोगों को इसके लिए कि आप इसमें आइए, चाहे एज ऑडियंस आइए, चाहे पार्टिसिपेट करना है पार्टिसिपेट करिए। तो आप लेटर फॉर्मेट में लिख रहे हो। लेटर फॉर्मेट में क्या है, जो भी इंस्टीट्यूट उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम और थोड़ा सा एड्रेस, चंडीगढ़ भी लिख दोगे, सेक्टर 19 लिख दोगे, सफिशिएंट है। फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, इनवाइट कर रहे हो कि आप इंटरजोनल डेक्लेमेशन कंपटीशन में आइएगा। तो डियर सर मैम, इसमें हो सकता है आप चीफ गेस्ट को बुला रहे हो तो नाम मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। द इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंग्लिश डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन। क्या टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। अगेन अच्छा टॉपिक है जिसपे बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे और बात करेंगे। कब है, अब 12 मार्च को हम इनवाइट कर रहे हैं, तो एक दो दिन बाद तो होगा इनविटेशन, मतलब एक दो दिन बाद तो फंक्शन होगा। 14 मार्च 2026 एट 9:30 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। काइंडली कंसेंट टू प्रोवाइड ओवर इन दी अबव सेट प्रोग्राम। तो आप जिनको इनवाइट कर रहे हैं, अगर वो पर्सन आएंगे तो आपको रिप्लाई में लिखेंगे दैट यस आई एम कमिंग। नहीं आना होगा तो भी उनको रिप्लाई में बताना होगा, बिकॉज चीफ गेस्ट के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कंसेंट मतलब क्या हो गया, आप सामने वाले से परमिशन मांग रहे हो दैट सर मैम आप आने वाले हो या नहीं आने वाले हो, प्लीज़ लेट अस नो। लेकिन टोन बहुत फॉर्मल और पोलाइट होगी। काइंडली कंसेंट टू प्रोसाइड ओवर इन दी अबव सेट प्रोग्राम, थैंक यू योर्स फेथफुली। अब इन्होंने हमको यहाँ पे नाम हमारा क्या दे रखा है, डॉक्टर सुचिता मुखर्जी, तो हमने वो लिख दिया। और उसके नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डाल देना। आई एम नॉट सिंग, पूरा लिख कर आओ, 80667812, और फिर क्रॉस क्रॉस लगा के लिख सकते हो, 10 डिजिट्स लिख कर आ जाना। डू नॉट राइट योर ओरिजिनल फोन नंबर, रियल फोन नंबर। ये हो गया बेटा आपका लेटर फॉर्मेट, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, फॉर्मल इन्विटेशन का एग्जाम्पल करवा दिया मैंने आपको, कार्ड फॉर्मेट का भी, लेटर फॉर्मेट का भी। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज कि इनफॉर्मल में क्या होगा। लैंग्वेज बड़ी आराम से चल सकती है, ऑफ कोर्स आप इसमें बदतमीजी तो नहीं करोगे उसमें भी, लेकिन बहुत इजी चलता है। फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे सेंडर कौन था, स्कूल था जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ये डेक्लेमेशन कंपटीशन। यहाँ पे आपका ही खुद का एड्रेस है, 13A जनता ब्लैक जयपुर, 12 मार्च 2026 ये। अब डियर फ्रेंड्स नेम मत लिख देना आप, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिखा है टू एक्सप्लेन यू, आप लिखेंगे डियर नेहा, डियर राहुल, डियर शालिनी, डियर शीना, डियर राज, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। आपको उसको क्या बताना है कि भाई आपके भाई के लिए आप लोगों ने फंक्शन रखा है। ICSE जो बोर्ड होता है उसमें उसकी 12th ग्रेड में 90% आई है। CBSE थोड़ी और टफ होती है इसकी पढ़ाई, उसमें 90% आना बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने उसके लिए फंक्शन रखा है, अपनी फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो, तो क्या है, दिस इज इनफॉर्मल इन्विटेशन, सिंपल एज दैट। तो क्या लिखेंगे, आई एम रियली हैप्पी टू इन्वाइट यू ऑन दी स्पेशल celebration of my brother passing his examinations of ICSE grade 12th with 90% marks
वी आर थ्रिल्ड टू होल्ड द इवेंट टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस। एक्चुअली ऐसा हुआ था, मेरा भाई जब सीए बना था तो मेरे घर वालों ने बढ़िया पार्टी वार्टी रखी थी कि हाँ यार लेट्स इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इस तरह से फंक्शन हम लोग रखते हैं। तो ये इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया। अब आप ये लाइन जो है सब में चिपका सकते हो, सारे इनफॉर्मल इन्विटेशन में। आई वॉन्ट योर लवली प्रेजेंस, चीफ गेस्ट को मत लिख देना आई वॉन्ट योर लवली प्रेजेंस, हालत खराब हो जाएगी। आई वॉन्ट योर लवली प्रेजेंस एट द इवेंट। अब बेटा 12 मार्च को आप इन्वाइट कर रहे हो, 2, 5, 6 दिन बाद ही इवेंट का डेट लिखना। 16 मार्च लिख दो, 20 मार्च लिख दो। कब है? 16 मार्च को है 5 बजे एट माई रेसिडेंस। किसी होटल में पार्टी तो होटल का नाम बना के लिख देना, खुद का रेसिडेंस यानी कि खुद के घर पे है। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली इसमें आप अवॉइड कर सकते हो। इनफॉर्मल है, अपने दोस्त को लिख रहे हो तो योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली लिख के आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो। योर नेम लिख देना और उस नाम के नीचे आपका नंबर, दैट इज योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे हमने कार्ड फॉर्मेट दोनों के डिस्कस कर लिए, लेटर फॉर्मेट फॉर्मल का कर लिया अभी हमने, और ये राजा बेटा आपका किसका हो गया? इनफॉर्मल का हो गया। कार्ड फॉर्मेट में जो है बॉक्स बनाना कंपलसरी होता है, इसमें बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं होता है लेटर फॉर्मेट में। ठीक है राजा बेटा, क्लियर है जी इतना? चलें आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिप्लाई। अब मैम ये तो आपने सब सिखा दिया, लेकिन रिप्लाई करने को भी आएगा, तो क्या करें? रिप्लाई भी बेटा फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। चीफ गेस्ट जो आपको रिप्लाई करेंगे आपके स्कूल के प्रिंसिपल को कि मैं उस डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन को जज करने आऊंगा या नहीं आऊंगा, वो फॉर्मल रिप्लाई होगा। आपका दोस्त जो है, आपकी दोस्त जो नेहा है, वो बोल रही है कि यार मैं तुम्हारे भाई के फंक्शन में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं कहीं और जा रही हूँ, उस टाइम पे अपने घर वर जा रही हूँ, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये रिप्लाई होगा इनफॉर्मल रिप्लाई जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स करते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। अब क्या है, आप कनिष्क कुमार हो, आपको इनवाइट आया है कि भैया अपनी टीम को लेकर आ जाओ, लेट्स डू अ मैच टुगेदर। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो दैट यस आई विल कम, तो आप कैसे लिखोगे? कनिष्क कुमार थैंक्स द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल। सबसे पहले क्या दिखाना है राजा बेटा? ग्रैटिट्यूड की, सामने वाले ने आपको इनवाइट किया, घमंड नहीं दिखाना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है, ग्रेटफुलनेस की, सामने वाले ने आपको बुलाया है। सो कनिष्क कुमार आप हो, आप कप्तान जो है डीएवी पब्लिक स्कूल के, उनको थैंक यू बोल रहे हो पुणे स्कूल के फॉर इन्वाइटिंग हिम टू प्ले अ फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच एट देयर स्टेडियम ऑन 14 मार्च 2026। अब आप 12 मार्च को रिप्लाई कर रहे हो तो मैच तो 2-3 दिन बाद ही होगा ना। ऑन 14 मार्च 2026 ही कॉर्डियली एक्सेप्ट्स दिस इन्विटेशन। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या लिखोगे? ही कॉर्डियली एक्सेप्ट्स दिस इन्विटेशन एंड होप्स टू रीच पुणे। 14 को मैच है तो हमने क्या लिखा? एंड होप्स टू रीच पुणे फ्रॉम मुंबई विथ हिज टीम ऑन 13 मार्च 2026 बाय इवनिंग। आप अकेले तो मैच करने नहीं जाओगे, आपकी फुटबॉल की और भी टीम जाएगी, तो आपने मेंशन कर दिया। अब आप चाहो तो मेंबर्स भी लिख सकते हो कि 5 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे आपने बता दिया, ताकि डीएवी पब्लिक स्कूल से जो भी लोग अरेंजमेंट कर रहे होंगे वो सारी तैयारी करके रखेंगे, बिकॉज आपने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू इन्फॉर्म। शादी में भी लोग ऐसे करते हैं, हम आएंगे आएंगे लास्ट में नहीं आते हैं, तो बोलोगे मैम ये पर्सनल वो बता रहे हो कि आप अपने एक्सपीरियंस से, या बोलते नहीं आएंगे नहीं आएंगे एंड में आते हैं। तो ये जो समस्या है ना हमारे यहाँ पे, इसका एक्चुअली समाधान यही है, लेट्स स्टार्ट रिप्लाइंग टू द इन्विटेशंस दैट यस वी विल बी कमिंग, इस डेट पर हम पहुंचेंगे। सामने वाले को जो होस्ट हैं उसको थोड़े दिन पहले, थोड़े डेज पहले बताना दैट यस वी विल बी रीचिंग, उससे सामने वाले के लिए अरेंजमेंट करना ईजी होता है। एकदम से धमक जाना या एकदम से नहीं जाने से सामने वाले के लिए ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट विशेस, जो यानी कि जो है आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कनिष्क कुमार, आपने अपना ही नाम लिखा क्योंकि आप थैंक यू बोल रहे हो जिसने आपको इन्वाइट किया है। बेस्ट विशेस कनिष्क कुमार, तो आपने क्या करा? एक्सेप्ट करा इन्विटेशन, तो आपने लिखा ही कॉर्डियली एक्सेप्ट। ये लाइन याद करके रख सकते हो, कब पहुंचने वाले हो मैच खेलने के लिए वो डिटेल दे देना। नाउ आपने नेहा को बुलाया है किसके लिए? कि आप इंटर जोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन के लिए आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ सकती हैं। ठीक है, वो नहीं आ सकती हैं, सॉरी डियर नेहा नहीं, नेहा ने आपको इन्वाइट किया है। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? डिक्लाइन कर रहे हो, आप सामने वाले को मना कर रहे हो। तो आपको नेहा ने इन्वाइट भेजा था, तो आप जब रिप्लाई करोगे तो डियर नेहा ही तो लिखोगे बेटा। तो डियर नेहा, सबसे पहले अगेन ग्रैटिट्यूड, नहीं जाने वाला तो ये नहीं बदतमीजी, चल निकल भाई मैं नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं बोल सकते इंग्लिश में। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटर जोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन
टू बी हेल्ड ऑन 15th March 2026 at 9:30 AM। आप माफी मांगो अगर आप नहीं जा सकते हो तो, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम। मैं नहीं आ पाऊंगी बिकॉज आई हैव, अब रीजन दो अगर आप नहीं आने वाले हो, और रीजन थोड़ा ढंग का होना चाहिए, कुछ बेटा बेकार रीजन बना के मत लिख के आना। बट that I shall not be able to attend the same due to a prior appointment with my doctor। अब किसी की तबीयत खराब है या प्रायर अपॉइंटमेंट है विद द डॉक्टर, चाहे उसने 1-2 महीने पहले ले रखा हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो नहीं आ सकती। विद वार्म रिगार्ड्स योर सिंसियरली शैलेश, जो कि मना कर रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये कौन है? सेंडर ऑफ द रिप्लाई बोल रहे हैं, सेंडर ऑफ द कैसे समझाऊं तुम्हें ये, सेंडर ऑफ द इन्विटेशंस डिक्लाइनेशन होगा ये एक्चुअली, सेंडर ऑफ द इन्विटेशंस, जिसने इन्विटेशन भेजा ये वो नहीं है, जो डिक्लाइन कर रहा है ये उसका नाम है, दैट इज योर सिंसियरली शैलेश। जो जिसने आपको इनवाइट किया था वो कौन थी? नेहा, जिसको आप रिप्लाई करके मना कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड दिखाया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, डिक्लाइन कर रहे हो इनविटेशन, लेकिन साथ में क्या दे रहे हो? रीजन फॉर नॉट अटेंडिंग दी, और रीजन कि मैं क्यों अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्यों नहीं आ पाऊंगी इंटरजोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन में, आपको वो भी बताना होगा। नाउ व्हेन इट इज एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो तो कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहले बेटा योर एड्रेस, ठीक है, आप अपना एड्रेस लिखोगे, दैट इज 7 साहिल रोड चंडीगढ़। क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन तो खुद से कोई नॉर्मल बना सकते हो, डोंट राइट योर पर्सनल एड्रेस। 12th March 2026, डियर आंट, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ माई समर वेकेशन विथ यू इन नैनीताल। आपकी आंटी जी ने आपको इन्विटेशन भेजा है कि बेटा एक काम करो, तुम आ जाओ अमित, और अपनी गर्मियों की छुट्टियां हमारे साथ ही यहाँ पे बिताना, अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करना। ठीक है, तो आप उनको बोल रहे हो थैंक यू आंट या थैंक यू आंटी। अब चाची को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंट ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि आपने मुझे इनवाइट करा कि मैं समर वेकेशन नैनीताल में बिताऊं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इन्विटेशन, तो आप क्या लिखोगे? आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड होप टू रीच नैनीताल बाय 25th of May एंड स्टे देयर फॉर अ वीक। मैंने यहाँ पे 25th of May जानबूझ के लिखा है बिकॉज समर वेकेशन है, तो 15, 20, 25 जून के आसपास ही लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्च की डेट नहीं डाली है। योर्स अफेक्शनेटली, अब आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो, लविंगली भी लिख सकते हो, सिंसियरली, ये सब आप यहाँ पे अवॉइड करो क्योंकि ये इनफॉर्मल है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? सेंडर का नाम हो गया। अब तो ये जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अब आपको ये डिक्लाइन करना हो तो अगेन सबसे पहले क्या आता है? द कॉमन थिंग इज द एड्रेस, एड्रेस आ गया। उसके बाद 12th March 2026 डेट, डियर शालिनी, थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ योर ब्रदर्स वेडिंग। आपको आपकी फ्रेंड शालिनी ने इनवाइट भेजा था, अब आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, डिक्लाइन भी कर रहे हो, तो आपको बताना होगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। पहले अगेन कॉमन चीज थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ योर ब्रदर्स वेडिंग। शालिनी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने आपको इन्वाइट किया कि भाई मेरे भाई की शादी है, तुम आना। ठीक है, किसको इन्वाइट कर? शैलेश तुमको इन्वाइट करा 20 मार्च को आना। अब तुम नहीं जा पा रहे हो तो क्या बोलोगे अच्छे से? आई हाउ एवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू बी विथ यू ऑन दिस हैप्पी और वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन एज वी शैल बी लीविंग फॉर होम। मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ टू सेलिब्रेट होली विथ माई फैमिली ऑन 18th March। तुम्हारे भाई की शादी 20 मार्च को, लेकिन मैं तो 18 को ही अपने होम टाउन के लिए निकल चुका हूँगा। प्लीज एक्सक्यूज माई एब्सेंस, डू कन्वे माई रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस टू द कपल। तुम्हारे भैया को और भाभी को मेरा प्यार और पूरा सम्मान देना। योर्स सिंसियरली शैलेश, दोस्त है तो योर्स लविंगली शैलेश भी लिख सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो, लविंगली भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल होता चीफ गेस्ट के लिए बिल्कुल भी इस तरह के वर्ड्स यूज मत करना। तो चेक करना फॉर्मल है इनफॉर्मल है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो बेटा एक्सेप्ट कर रहे हो तो लिखो आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड होप टू रीच। अगर मैच के लिए जा रहे हो, नैनीताल जा रहे हो, कब पहुंचोगे, कितने जनों को लेकर पहुंचोगे? नैनीताल फ्रेंड को लेकर जा रहे हो अपनी चाची के घर, तो उसको इन्फॉर्म करो उनको।
अगर नहीं जा पा रहे हो दोस्त की भाई की या बहन की शादी में, तो उन्हें इन्फॉर्म करो मैं नहीं आ पाऊंगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मेरे कॉलेज के एग्जाम्स हैं, मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ होली दिवाली सेलिब्रेट करने, मेरे खुद के घर पे किसी मेरी बहन का रोका है, शादी है, जो भी है, गिव द रीजन, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे. सो प्लीज 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 स्टिक टू इट, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स. ठीक है. सो इफ यू आर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, please give the reason. So here what are you doing? You are not accepting the invitation. So I am not accepting the invitation, so that's why I have also given reason for not attending. ठीक है. तो इसको याद रखना. Your name is Shailesh, तो आप अपना नाम लिख दोगे whatever the name is given in the question. ठीक है. Done. So on this note we have also completed invitation and replies. Formal भी कर लिया, informal भी कर लिया, accept भी करना सीख लिया, decline करना भी सीख लिया. Now comes your article writing. Article और report में choice आती है. दोनों का फॉर्मेट बहुत आसान है. It is no rocket science. So let's see इसका फॉर्मेट क्या होता है with the help of an example. बहुत easy है. You are Astha Avasthi. You have been asked by your teacher to write an article on the topic what is ailing our tourism. हमारे टूरिज्म पे मैं आपको समझाऊंगी अभी with the help of an example. बहुत easy होता है बेटा. आर्टिकल राइटिंग में कुछ नहीं करना होता. You just have to put the heading. ठीक है. एंड यू हैव टू राइट डाउन. इसको नेक्स्ट लाइन को बाय लाइन बोलते हैं, जो सेकंड लाइन है. बाय लाइन में आप उसका नाम लिख सकते हो जिसने आर्टिकल लिखा है. अब इन्होंने दे दिया है कि आप आस्था अवस्थी हो, तो हमने क्या लिखा? What is ailing our tourism question mark, क्योंकि मेरे टाइटल में है. और नेक्स्ट क्या लिखा? बाय आस्था अवस्थी. अगर आपको थोड़ा भी दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो परेशान मत होना. आई विल रीड इट फॉर यू एंड प्लस मैं आपको ये अपने विश्वास बैच वाले नोट्स में भी दूंगी, तो वहां से भी आप इजीली इसको रीड आउट कर पाएंगे. बट मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि आर्टिकल का फॉर्मेट बिल्कुल भी टफ नहीं है. इट्स जस्ट टाइटल एंड बाय लाइन, दैट इज राइटर्स नेम. अब बेटा इसमें अगेन 3 पैराग्राफ्स होते हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ. आर्टिकल में आपको कुछ नहीं करना है. देयर आर 3 पैराग्राफ्स. फर्स्ट इज योर इंट्रो पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. सेकंड इज योर मिडिल पैराग्राफ, जिसमें जो मेन प्रॉब्लम है, मेन मुद्दा है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. एंड थर्ड इज योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ. तो भैया हमारा फॉर्मेट अगर किसी को विजिबल नहीं भी है तो भी परेशान मत होना, क्योंकि इसमें करना ही क्या था. फर्स्ट इज योर टाइटल एंड देन कम्स दी राइटर्स नेम. और 3 पैराग्राफ मुझे लिखने होते हैं. लगभग 120 शब्दों का इसको आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी. सो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कैसे आप टूरिज्म पे बारे में लिख सकते हो. इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फौना, यानी कि रिच प्लांट्स एंड एनिमल्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, हमारा ग्लोरियस पास्ट रहा है, बहुत ही अमेजिंग कल्चरल ट्रेंड्स रहे हैं. ऑल दिस मेक्स इंडिया अ मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म. हाउएवर द रियलिटी इज फार फ्रॉम दिस. Tourism in India has been constantly suffering setbacks due to its inefficient tourism industry. तो हमारा पास्ट क्या है, इतना अमेजिंग रहा है, लेकिन क्या फिर भी कोई हमारे यहाँ पे आ रहा है या फिर हमारे पास ग्रेट टूरिज्म है? तो बेटा होना जो चाहिए उससे क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है. क्यों है? बिकॉज वी हैव बैड एंड फिल्दी रोड्स. नाउ इन द मिडिल पैराग्राफ आई एम गिविंग द रीजन. हमारी ओवर प्राइस टैक्सीज हैं, डिले ट्रेन्स हैं, एंड ट्रैवलिंग इज अ नाइटमेयर इन इंडिया. सेफ्टी का भी बहुत बड़ा कंसर्न है. डिसेंट हाइजीनिक अकोमोडेशंस नहीं है, होटल्स में साफ सफाई नहीं है, और जिनमें होती है देन दे आर वेरी एक्सपेंसिव. इसीलिए हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट यहाँ कम आना पसंद करते हैं. ये रीजन जस्टिफाई करा गया है. एलिंग का मतलब क्या होता है? वीक, समथिंग विच इज नॉट इन गुड शेप और समथिंग विच इज नॉट इन गुड हेल्थ. तो हमारा टूरिज्म इतना वीक क्यों है इंडिया का, आपको उस पर लिखना है. गवर्नमेंट क्या कर सकती है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन प्लेस टू रीवैम्प द टूरिज्म. उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे. बहुत इम्फेसिस, बहुत ध्यान देना पड़ेगा ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड beefing up the security. If the women are traveling, कोई फॉरेनर आके यहाँ ट्रैवल करता है, उन्हें बिल्कुल सेफ फील नहीं होता. बहुत बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं दैट they were touched inappropriately, they were spoken in a very rude way. तो इन सब चीज़ों को रोकना होगा. Such efforts will certainly make India a leader in the world of tourism. तो हमें टूरिज्म बढ़ाना है तो हमें ये करना होगा. That is just a basic format that you need to follow. Your title, writer's name and 3 पैराग्राफ इंट्रो, जिसमें आप जिसके बारे में लिख रहे हो उसको बताओ, मेन मुद्दा क्या है, एंड कंक्लूडिंग में उसको खत्म करो. That's it. Now if you don't want to opt for article writing, ठीक है, यू वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग, आपके पास चॉइस होगी जिसमें आपकी ज़्यादा अच्छी कमांड है. जिन दोनों टॉपिक में से आपको ईजी जो लग रहा हो उसको लिखना.
अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे ज्यादा क्या चांसेस है जिनके ऊपर आर्टिकल आ सकता है। बेटा एज यू ऑल नो चैट जीपीटी एंड एआई जो है अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो चैट जीपीटी और एआई पे आपसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया इज अ बेन और अ बून। सोशल मीडिया जो इतने ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं टीनेजर्स, क्या ये उनके लिए अच्छा है या बुरा है? टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है? इसके एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है? इस पे पूछा जा सकता है आपसे। मैंने आपको बताया पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो AQI के बारे में पूछा जा सकता है। सो किन किन पे पूछा जा सकता है? वन इज योर चैट जीपीटी एंड एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ्यूचर है? क्या सच में फ्यूचर में जॉब्स खा जाएगा या नहीं खाएगा, या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है? या फिर टेक्नोलॉजी जो है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्या है, ये हमारे लिए बेन है या बून है, अच्छी है या फिर ये अभिशाप का काम करेंगी? दोनों में से एक को चूज करके इलेबरेट करने को आ सकता है। आर्टिकल तो इलेबरेट करना होगा, ठीक है। पॉल्यूशन जो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है इसके ऊपर आ सकता है कि इतना बुरा AQI हो चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है, कितना हजार्डस है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब पे पूछा जा सकता है। सो देयर आर दीज फ्यू टॉपिक्स जो अभी काफी ट्रेंड में हैं। क्या पता इनमें से आपको कोई एक देखने को मिल जाए। तो पोल्यूशन पे, प्लांटेशन पे, ये इन पे यूजुअली पूछे जाते हैं, बट मैंने जो आपके लास्ट 4-5 साल के पेपर्स देखे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, और इनफैक्ट पता है मैंने फिटनेस ऐप पे भी देखा था कि फिटनेस ऐप के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज है। लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो तो कर रहे हैं, बट इज इट इवन गुड फॉर अस और नॉट, इज इट हार्मफुल? इस पे भी आर्टिकल आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो अगेन हाई चांसेस है क्योंकि AI हो गया, ये सब बहुत ही ट्रेंडिंग वो हैं। तो क्या पता आपको चॉइस में किसी में लेटर राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग में, इनमें से शायद कोई टॉपिक देखने को मिल जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू रिपोर्ट राइटिंग। क्वेश्चन इज बेटा ऋषिकेश इज पॉपुलर इन इंडिया फॉर इट्स रिवर राफ्टिंग। तो एक वेल नोन रिवर राफ्टिंग जो गाइड है, ही गेट्स ड्राउंड इन द रिवर, क्योंकि वो बाकी लोगों की जान बचा रहा था। ही सेव्ड 6 Delhi टूरिस्ट। सो यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन लोकल डेली कवरिंग दिस राफ्टिंग मिसहैप, यानी कि जो मिसहैप यानी कि जो ये दुर्घटना हुई है इसको आपको कवर करते हुए लिखना है। नाउ दिस दैट यू आर कवरिंग इज न्यूज़पेपर की रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर में छपा है तो आपको वो लिखना है। नाउ क्या बेटा सिर्फ ये दुर्घटनाओं वाली रिपोर्ट राइटिंग ही आती है? नहीं आती, अच्छी भी आती है। आपका स्कूल कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा, अब इसमें सबसे मेन मुद्दे वाली चीज क्या है? अब इसमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या होगा खास चीज, कि जो इवेंट है बेटा, इवेंट हो चुका होगा, क्योंकि अखबार में तो तभी आएगा ना जब इवेंट हो चुका है। अब एक बात बताओ, आपके स्कूल में कल्चरल इवेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बड़े बड़े VIPs आए, चीफ गेस्ट आए, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस करे जिनसे ऑडियंस को बहुत मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। ऑल दीज थिंग्स वर डन, बट दीज वर डन। सो जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, ऑलवेज स्टिक टू दी पास्ट, ठीक है। आपको हमेशा क्या यूज करना है? आइदर यूज वॉज, वर, डिड। मैंने आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स भी दे दी हैं जो आपको यूज करनी होती हैं। इज, एम, आर, इज गोइंग, वॉज, सॉरी इज गोइंग, आर गोइंग, डू, डज इस्तेमाल नहीं करना है। इवेंट हो चुका है, पास्ट की बात कर रहे हैं। इफ यू वांट प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो। सो ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट में ही आपको ये लिखना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू CBSE फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो दैट व्हाट वाज डन, what was the event all about, when did it happen, कब हुआ था, when did it happen, मैंने when बोला है, कहाँ हुआ था, how was it done। तो ये 4-5 चीजों पे बहुत ज्यादा CBSE फोकस करने को बोलता है। what was there in the event, when was the event, where was the event, how was it done, अच्छे से हुआ नहीं हुआ, दुर्घटना हुई है तो दुर्घटना कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या करनी होती है राजा बेटा, मेंशन करनी होती है। सो आई एम मूविंग असाइड सो दैट यू कैन note down if you want to, because it's very very important. So what, when, where, who, how, these are 4-5 very important things when it comes to report writing. ये कुछ थोड़े से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिए हैं। नाउ बेटा अगेन रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल में बहुत डिफरेंस नहीं है। राफ्टिंग गाइड ड्राउन्स आफ्टर सेविंग 6 लाइव्स, टाइटल हमने रखा बड़ा शॉर्ट क्रिस्प लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा आई कैचिंग। जिस भी मुद्दे पे बात हो रही है
उसको बड़ा शॉर्ट में लेकिन बहुत अट्रैक्टिव टाइटल हमने दिया है। अब आप बार बार सोचना मत, बहुत सारे टीचर्स इसको बाय लाइन बोलते हुए दिखेंगे, आप सोचोगे क्या है। बाय लाइन इज जो भी उस रिपोर्ट को, आर्टिकल को लिख रहा है उसको बाय लाइन बोलते हैं। बाय इज BY, बाय एंडी सेरीन स्टाफ रिपोर्टर, क्योंकि कोई रिपोर्टर होगा तभी तो अखबार में छपा है ना, दैट्स वाई। अगर आपके स्कूल का है और आपने लिखा है तो अपना नाम भी लिख सकते हो, बाय शुभम गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th B, ये भी लिख सकते हो। तो अब जो मुझसे पूछा गया था, CBSE क्या बोलता है बेटा, व्हाट का आंसर करो, मैंने व्हाट का आंसर कर दिया। व्हाट क्या हुआ था, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द प्लेस एंड डेट, कहाँ हुआ था पता तो होना चाहिए, देहरादून में हुआ है 17 अप्रैल। अब यहाँ पे डेट आप चेंज कर सकते हो, 12 मार्च को आप लिख रहे हो तो हो चुका होगा, तो अब 12 मार्च को लिख रहे तो हो सकता है 10 मार्च को, 11 मार्च को हो चुका होगा। याद रखना पूरे टाइम मैंने लैंग्वेज कैसे रखी है, मैं मार्क कर रही हूँ। और राफ्टिंग गाइड ड्राउंड, ड्राउन या ड्राउन्स नहीं लिखा है, ड्राउंड मैंने क्या लिखा है, V2 पास्ट टेंस, ठीक है। इन दी गंगा रिवर, गंगा रिवर से पहले द आता है, नियर ऋषिकेश आफ्टर सेविंग 6 टूरिस्ट ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली, ही वॉज वेल कन्वर्जेंट विद द रिवर, यानी कि उसको अच्छी नॉलेज थी, 20 साल का एक्सपीरियंस था, कोई 9 सखियां, 9 वाइस पर्सन नहीं था। however his heroism cost his life, heroism यानी कि उसने लोगों को बचाया लेकिन उसमें उसकी खुद की जान चली गई, heroic act किया लेकिन फिर भी उस बेचारे की खुद की जान चली गई। I hope this is visible, in case if it is not it is fine, because यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले क्या आता है बेटा, इसमें टाइटल आता है, उसके बाद बाय लाइन यानी कि बाय आता है, और CBSE कहता है मैं नहीं बोल रही हूँ, कवर दीज थिंग्स व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ, तो कैसे कवर करते हैं वो मैं सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बेटा मैंने वेयर एंड हाउ कवर कर लिया है, वेयर एंड हाउ हैज बीन कवर्ड, प्लेस एंड डेट कवर कर लिया है। वेयर यानी कि ऋषिकेश में हुआ था, कैसे, जब वो बाकी लोगों की जान बचा रहा था तब। व्हेन एंड व्हाई, कब हुआ और क्यों हुआ, बेचारे की जान क्यों चली गई। द मिसहैप यानी कि दुर्घटना 1:30 बजे हुई थी, इट हैपेंड ऑन, प्रेपोजिशन ऑन आता है टाइम के लिए, या फिर एट अबाउट 1:30 PM ऑन फ्राइडे फॉर डे, टाइम के लिए बेटा एट आता है। when the raft carrying the tourist turned turtle downstream the river, यानी कि जब पानी का बहाव था वहां ले गया और वो डूब गए। the tourists were saved by, इसकी उम्र क्या थी, 40-year-old था राम कुमार पाठक, but he himself could not survive, खुद नहीं बच पाया बेचारा इंसान जो 40 साल का इतना एक्सपीरियंस था। एज टू मच वाटर हैड गॉन इनटू हिज लंग्स, वो लोगों की जान तो बचा पाया लेकिन खुद को सांस नहीं आई क्योंकि लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। आफ्टर पाठक समहाउ मैनेज टू रीच द रिवर बैंक, जैसे तैसे वो वहां पहुंचा, ही वॉज रश टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया भी गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषिकेश में डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड। पाठक हु वॉज अ वेल नोन राफ्टिंग गाइड ऑफ दिस एरिया, एक सेकेंड बच्चों, तो राफ्टिंग गाइड रह चुके हैं वो वहां पे इतने समय से, had been a guide for the last 20 years. Government has ordered an inquiry into the mishap and announced announced a bravery award for him, और compensation अगर कुछ सरकार दे रही है, कोई देना चाहता है तो कॉम्पनसेशन आप मेंशन कर दो कि कॉम्पनसेशन क्या हो सकता है। अब ये 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन बेटा जान से ऊपर तो कोई पैसा कभी लाइफ में होता नहीं है। गवर्नमेंट हैज ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू द मिसहैप, और अनाउंस क्या करा गया है, अनाउंस्ड अ ब्रेवरी अवार्ड along with 5 lakh rupees for his wife or for the family, ठीक है, along with 5 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन अगर दे रहे हैं। अब आपका स्कूल का इवेंट है तो आप क्या लिखोगे, हो चुका है, ठीक है, तो आप अपने इवेंट का नाम लिखोगे यहाँ पे, जो भी आपके उसका नाम था, ठीक है। लेट्स से ट्रेडिशनल, मुझे नाम सोचने दो कोई, ये उसका मे बी थीम था, ठीक है, ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चरल इवेंट, ठीक है, बाय आपका नाम जो भी है शुभम गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th B। अब कहाँ हुआ है आपका स्कूल, जहां भी है आगरा, कॉमा। अब जिस दिन आप ये लिख रहे हो उस दिन की डेट आएगी 12 मार्च 2026, ठीक है। अब आपका इवेंट में जो हुआ था, अब जैसे आपका सेंट जेवियर स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल आगरा ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चरल इवेंट, ठीक है, ऑन, जो भी आपकी डेट रही है, अब 12 को आप ये लिख रहे हो, 12 मार्च को, ऑन 10th of March, which was very successful due to the amazing performances of all these students
along with the gracious presence of जो भी आपके स्कूल में चीफ गेस्ट आया उनके बारे में लिख सकते हो. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम पूरे उसमें किस में स्टिक करते हैं, पास्ट टेंस में, वॉज वर्ड डिड में. नथिंग विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर. हेडिंग आती है बाय लाइन यानी कि जिसने वो रिपोर्ट लिखी है, प्लेस एंड डेट. और क्या बोलता है सीबीएसई कवर करने को, वेयर एंड हाउ, व्हेन एंड व्हाई. डब्ल्यूज कवर करने को बोलता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ. कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ. अब वहां पे इतना बढ़िया हिट क्यों रहा, लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा. वीआईपी या चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, लोगों को बहुत अच्छा लगा. पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट करी सबकी परफॉर्मेंस. बहुत स्पेशल प्ले बच्चों ने परफॉर्म करा था. उसका मॉरल बहुत अच्छा था, उसकी थीम बहुत अच्छी थी, लोगों ने बहुत अच्छा मॉरल सीखा उससे, इसीलिए बहुत अमेजिंग हिट रहा कल्चरल इवेंट. तो ये आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकते हो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कवर article or report writing. So on this note, we have not just covered notice writing, but we have also covered letter writing, that is letter to editor, job application, how to write a formal invitation, informal invitation, accepting the invitation, declining the invitation, or if you have to attempt the question, but whatever you choose, article or report. So we have covered complete writing section in this video. I hope that my hard work will definitely pay off, that my Divya army will love this video, and I hope you will shower lots and lots of love and support. So thank you so much मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. So today I am coming live at 4 PM जहाँ पे होगा complete marathon, all the questions of flamingos and vistas and all the chapters we are going to revise in one go. So stay tuned and see you all at 4 PM today. All the best. Your Divya ma'am loves you a lot. All the best. You will rock in your exam. Bye bye and wish you good luck. Bye bye.